बोलो। क्या सैमसंग है? मैं तो नहीं कर सका, बाकियों का पता नहीं। अच्छा चलो, साथ साथ पढ़ते रहो, तभी कुछ पल्ले पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर्स। जी सर, सुबह इंशाल्लाह संडे है तो सुबह यही प्लान है कि ये लेक्चर रिवाइज करेंगे। हाँ चले जी। अच्छा आज, कल हमने जो है ना रिकर्जन की टाइप्स तक देख लिया था, और लास्ट में हम पढ़ रहे थे नेस्टेड रिकर्जन, जिसमें मैंने बताया था कि एक रिकर्जन कॉल के अंदर एक और रिकर्जन कॉल होती है, और उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो आउटर रिकर्सिव कॉल की इनपुट बन जाती है। उसके बाद हमने ये एक फंक्शन था 95 वैल्यू देके, उसको हमने टेस्ट भी किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। क्या होता है ये फैक्टोरियल, कौन बताएगा? फैक्टोरियल सर हमारे पास जो होता है कोई नंबर होता है, उसको सर ठीक है। हम उससे एक माइनस करते करते उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं अप टू 1 तक। हाँ चलो ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन ये फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये लेट्स से n। क्या होता है जी? इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू n। ऐसे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेस देन और इक्वल टू हो उसी सेम नंबर से, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। लेट्स से क्या हुआ कि लेट्स से कि 6 नंबर है, उसका फैक्टोरियल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अप टू मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 1 तक हम गए हैं और उसी नंबर तक, जो कि 720 बनता है, तो ये इसका फैक्टोरियल है। अच्छा, हमें पता है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल जाहिर करने के लिए उसके आगे हम जो है ये अलामत नदामिया की क्या कहते हैं उसको, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये लगा देते हैं, तो ये जाहिर होता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का जो है ना हमने फैक्टोरियल फाइंड करना, ये बताया जा रहा है कि फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें जो बात याद रखने की वो ये है कि जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, और 1 का तो चलो हमें पता ही है कि 1 होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल बाई कन्वेंशन कह लें कि उसको 1 लिया जाता है। ये नहीं है कि जीरो के पहले कोई इंटीजर नहीं है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ले लें, नहीं। तो हमने जो है जीरो का हमें बता दिया गया है कि कन्वेंशन यही है कि जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो इसमें देखें जी, क्या हमने अभी तक क्या चीज अखज की है। अभी हमने 6 की एग्जांपल ली थी, तो हमें पता चला कि यार 6, चले हम दूसरी तरफ शुरू करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 और 6। इस तरह करेंगे ना तो हमें 6 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इससे मैं ये बात कह सकता हूँ कि यार अगर मैंने n फैक्टोरियल फाइंड करना है ना, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 2 3, इन सबको मल्टीप्लाई करता रहूँ अप टू मल्टीप्लाई n। बिल्कुल ठीक है जी, यही बात है, हमने ये चीज पढ़ी है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अप टू मल्टीप्लाइड बाई n से पहले वाली जो भी टर्म होगी वो n-1 होगी, और इसके बाद n। ठीक है, ये बात तो मानते हो ना जो लिखी हुई है? जो तीसरे जी नंबर सर। पे मैंने लाइन लिखी है, मेरे को मसला तो नहीं है, सिर्फ लास्ट टर्म मैंने ऐड, सेकंड लास्ट टर्म ऐड कर दिया कि n से जो भी छोटी होगी 1 से 1 वैल्यू छोटी होगी। ठीक है। जी ठीक है सर, ठीक है सर। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं n को छोड़ के इस चीज को कंसिडर करूँ ना, तो ये मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल है। और बात भी ऐसी है, या अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में देखूं तो ये यहां तक 5 का फैक्टोरियल था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे पता चल गया कि यार अगर किसी नंबर का मैंने फैक्टोरियल फाइंड करना है, लेट से n का, तो अगर मैं n-1 तक का फैक्टोरियल फाइंड कर लूं और उसको सिंपल n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास n फैक्टोरियल निकल आएगा। बिल्कुल ऐसी बात है जी, हमने ये देखा है कि ये सारा n-1 का फैक्टोरियल है, और आखिर में ये मल्टीप्लाइड हो रहा है n के साथ, तो ये n का फैक्टोरियल निकला है। तो बस इसी चीज को अब हमने जो है ना प्रोग्रामिंग में चेंज करना है। तो देखो, इसको रेज कर दूं और आपको बताता हूँ। लेट्स जी, एक फंक्शन है फैक्टोरियल, FACT लगा लो, और मुझे ये कोई नंबर लेगा जिसका मैंने फैक्टोरियल फाइंड करना है। लेट्स से कि ये नंबर लेगा n। जो अभी चीज मैंने बनाई थी वो कह रहा था कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n-1 पता चल जाता है, तो उसको मैं अगर n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास n का फैक्टोरियल निकल आएगा।
बिल्कुल यही बात है, और बस यही रिकर्जन में जो है ना फैक्टोरियल का फंक्शन है कि अगर आपने किसी भी यही फंक्शन आप इसी को किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, उसका सूडो कोड है। एक फंक्शन है, कोई भी वैल्यू लेगा, आपने उसी फंक्शन को अगेन उससे एक वैल्यू कम करके कॉल कर देना है और आखिर में n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका फैक्टोरियल निकल आएगा। यही हमने इसको रिकर्जन में चेंज कर दिया। इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे कोड लिखा भी हुआ है। तो पहले तो हमने बेस केस लगाया है, जिसको हमने कहा था कि हमें पता होता है कि अगर एक ऐसी चीज पहुंच जाती है जिसका बेस केस या कोई ऐसी कंडीशन जिसका हमें सोल्यूशन या आंसर पहले से पता होता है, वो यही है कि अगर n 0 के इक्वल हो जाता है, जिसका फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, या 1 के इक्वल हो जाता है, 1 वाला ना भी होता है, एक ही बात है, तो रिटर्न 1 कर देना। ठीक है जी, हमें समझ आ गई। कन्वर्ज होते होते हमारा सोल्यूशन जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना, वो ऐसे लिमिट पे पहुंचेगा जहां पे n 0 हो जाएगा, छोटा होते होते, और जब n 0 हो जाएगा तब हम इसका सोल्यूशन मालूम है, तब ये चीज रिटर्न होगी और उसके बाद ये मुसलसल रिटर्न होती जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी कंडीशन वो ये है कि आपने रिटर्न करना है फैक्टोरियल ऑफ n-1 और उसको मल्टीप्लाई कराना है n के साथ। चलो जी, हम इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 3 के साथ। 3 तो छोटा, चलो 4 के साथ करते हैं। 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है जी, ये इसका ट्रेसिंग ट्री हम बना लेते हैं। 4 के साथ आपने कॉल कर ली। लेट्स, यहाँ पे इंटर हो गया कंट्रोल। उसने चेक किया क्या जो n यानी कि इस वक्त 4 आ रहा है मेरे पास, वो 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है, नहीं, तो ये बॉडी जो है इफ की नहीं चलेगी, एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में वो आके कह रहा है कि रिटर्न कर दो आप क्या फैक्टोरियल ऑफ n-1। रिटर्न तो बाद में करेंगे, पहले ये रिकर्सिव कॉल आ गई, इसका सोल्यूशन मुझे मालूम होगा तो मैं रिटर्न करूंगा ना। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से एक और कॉल गई है f ऑफ n-1 यानी f ऑफ 3 के पास। ठीक है जी, इसी तरह अगेन कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। इस वक्त n मेरे पास होगा 3। चेक किया जाएगा क्या n जो है वो 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है, नहीं जी, किसी के भी इक्वल नहीं है, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। अगेन फैक्टोरियल कॉल और n-1 के साथ। लो जी, मैंने एक और कॉल कर दी n-1 यानी 2 के साथ। नेक्स्ट कॉल होगी, n की वैल्यू मेरे पास होगी 2। कंपेयर किया जाएगा क्या 0 है या 1 है, नहीं है जी, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। अगेन फैक्टोरियल ऑफ n-1 के साथ कॉल, f ऑफ 1 के साथ कॉल की जाएगी। अब जो ये फंक्शन की बॉडी में इंटर होगा और ये कंडीशन मैच की जाएगी, यहाँ पे उसे पता चल जाएगा कि आप 1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से उसको रिटर्न कर दिया जाएगा 1। इस कॉल के बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1। तो यानी कि इस आखिरी कॉल ने मुझे 1 वैल्यू रिटर्न की, और उस वक्त n की वैल्यू क्या थी, यहां से देखो क्या थी यहाँ पे n की वैल्यू 2 सर 2 थी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, यानी कि 2। इसके बाद ये एल्स स्टेटमेंट खत्म होगी, ये अपनी कॉल खत्म करेगा, ये 2 यहां से रिटर्न होगा, यानी कि अब इस n की जगह 2, सॉरी इस n-1 की जगह 2, और इस n में मेरे पास पड़ा था 3। 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6, और ये 6 रिटर्न होगा इसके पास, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24। तो क्या होता है 4 का फैक्टोरियल, 24। ठीक है, इस तरह काम करता है। लास्ट कॉल ने मुझे 1 रिटर्न किया, वो उस वक्त n की वैल्यू 2 थी, तो वो मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, वहां से 2 रिटर्न हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे n की वैल्यू 3 थी, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। ये 6 रिटर्न हुआ ऊपर, जहां पे n की वैल्यू 4 थी, और ये 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 24 हो गया। इसी तरह हम जितना मर्जी इस तरह चलाते रहो, ये इस तरह आखिर में रिटर्न करता रहेगा वैल्यूज आप, ठीक है, और आखिर में जो 24 सर इस होगा पूरे रिटर्न हो जाएगा फंक्शन में जी। सर इसमें रिटर्न 1 का मेन रोल है, मतलब यहाँ पे अगर हम रिटर्न नहीं करते तो हमारा ये फंक्शन रिकर्सिव कॉल जो थी इसकी फैक्टोरियल वाली वो कंप्लीट नहीं होनी थी। नहीं होगी ना वो, ये ना कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपने उसको कन्वर्ट करना है अपने बेस केस की तरफ, यानी कि ऐसे केस की तरफ जहां पे आपको उसको सोल्यूशन मालूम हो। प्रॉब्लम को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना छोटा कर दो कि वो इतना इतना रह जाए जिसका सोल्यूशन आपको मालूम है। तो जब आप इस स्टेज पे एक प्रॉब्लम को ले गए हो कि उसका सोल्यूशन आपको मालूम है, उसके बाद छोटे छोटे सोल्यूशन मिलते जाएंगे और एक बड़ा सोल्यूशन बनता जाएगा। तो यही काम हम हो रहा है, ऐसे स्टेज पे ले आए जहां पे उसको मालूम था कि इसका आंसर अब 1 है, तो वहां से अब रिटर्न होना शुरू हुआ। ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 बन गया,
ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 बन गया, ये 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 24 बन गया। ठीक है जी सर। जी सर। इसी तरह फिबोनाची या फिबोनाची जो भी आप इसको पढ़ते हो दोनों तरीकों से, ठीक है। जी सर, फिबोनाची फिबोनाची। सीरीज है, क्या होती है फिबोनाची? जो भी पढ़ते हो फिबोनाची दोनों तरीकों सीरीज से, सर ठीक है। मैं जी बोले फिबोनाची क्या? सीरीज सर, दो खरगोशों को इकट्ठा करके छोड़ दिया जाए तो वो प्रोडक्शन जो करते हैं तो वो उसकी जो सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये क्या एल्गोरिथम है रिकर्जन का। ऐसी बात है, पक्की बात सर है? पहली दफा सुन। तो नहीं पता फिबोनाची सीरीज का? जी सर, पक्की बात है, पक्की नहीं बात है सर। सीरीज का ये पता है, ये खरगोश जो वाला बताया जो इन्होंने बताया वो पहली दफा सुना। मैंने भी पहली दफा ही सुना है जो इन्होंने बताया। अच्छा ऐसी सर जी सीरीज खरगोश होती की है, तरफ से आएंगे। ऐसी सीरीज ये 1 है यार, इसको जो मैंने करके लिखा थोड़ा सा मोटा, ये 2 लिखने वाला गलती हो गई थी मुझसे। ये ऐसी सीरीज जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है ना अपनी पिछली 2 टर्म्स का सम होती है। तो शुरू में हमें 2 टर्म्स दी जाती है जो 1 और 0 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है ना इन 2 का सम करके ये 1 निकल आई। अब इससे अगली निकाल ली मैंने 1 + 1 2 निकल आई। अब अगली मैंने निकालनी है 2 + 1 करूंगा 3 निकल आई। अगली मैंने निकालनी है 3 + 2 करूंगा 5 निकल आई। अगली मैंने निकालनी है 5 + 3 करूंगा 8 निकल आई। इस तरह अगली मैं करूंगा 8 + 5 तो 13 निकल आएगी। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कहा जाता है कि लेट्स से 7th टर्म बताओ उसका क्या होगा। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 8 उसका आंसर है। तो इसमें आपने ये बताना होता है कि फैक्टोरियल फिबोनाची का फंक्शन बनेगा, फैब लगा लो, और इसमें कोई टर्म आएगी। लेट्स से कि वो कह रहा है 7th टर्म बताओ मुझे क्या है, तो आपका फंक्शन जो है ना ये 8 नंबर रिटर्न करेगा। तो ये इस तरह की सीरीज है। आप रिकर्जन्स को बनाने की कोशिश करोगे, आप लोगों ने पहले भी की होगी। तो अगर आपसे नहीं होती फिर इंशाल्लाह कल हम इसका ट्रेसिंग ट्री बना लेंगे। तो आपने एक बार ट्राई करनी है, आपकी असाइनमेंट है आज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है टावर ऑफ हनोई या हनोय, जो भी आप इसको पढ़ लो, दोनों तरीकों से ठीक है। क्या क्या जानते हो जिसके बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं। सर स्टैक की एप्लीकेशन नो नहीं है, आइडिया सर। लिफो पे काम करती है सर। नहीं ये प्रॉब्लम क्या है, टावर ऑफ हनोई क्या प्रॉब्लम था, क्या हिस्ट्री है इसकी? सर ये वो डिस्क वाली, सर हमने इसकी इसकी सुनी है कि ना जो होती है कि हमेशा छोटी डिस्क ऊपर आए, बड़ी डिस्क नीचे आए, इस तरह का सर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसको। अच्छा ठीक है। स्टैंड दिए गए हैं, एक स्टैंड सर तीसरा स्टैंड तक लेके जाना है प्लेटों इसका के बाहर डिस्क स्टैक को। वाली सर, प्लेट स्टैक में रखी है तो उनको कैसे अपने तौर पर तरतीब लगानी है ताकि छोटी ऊपर आ जाए। चले ठीक है, मैं हिस्ट्री का पूछ रहा था, जो हमें बताया गया था पता नहीं अभी ये ठीक है या सिर्फ मिथ ही है। जापान इंडिया में कहते हैं कोई टेम्पल है, ठीक है, उसमें ना 3 टावर है, ऐसे लगा लो, हम इनको नंबरिंग दे लेते हैं ABC। तो कई जगह पे, अच्छा आगे बढ़ो। तो कहते हैं कि एक टावर है, उस पे ना कुछ गोल्ड डिस्क है, सोने की बनी हुई ना डिस्क चढ़ी हुई है, इस तरह करके। कहीं पे उनकी तादाद 16 बताई जाती है, कहीं पे 64 बताई जाती है। इस तरह करके काफी जो है ना रद्द-बदल है इसमें, और पता नहीं ये बात सच्ची है भी या नहीं, कि वाकई कोई टेम्पल भी है या नहीं। क्योंकि हनोई मुझे लगता है कि जापानीज एरिया है, लेकिन एक जगह मैंने इंडिया में पढ़ा था कि इंडिया में ये टेम्पल है। अच्छा, तो वो कहते थे कि यार ये जो है ना ये सारी की सारी गोल्ड की डिस्क जो है ना हमने A टावर से C टावर तक मुंतकिल करनी है। और कहते हैं वहां पे जो क्या होते हैं उनको पादरी कहते हैं, या इंडिया के मजहब के जो भी होते हैं, या बुद्ध मत मजहब के जो भी होते हैं, प्राइस्ट कह लो जो इंग्लिश में मंत्री। कॉमन टर्म है, मंत्री कह लो चलो। वो ना मतलब पंडित सर, अब जो एक पंडित होते हैं सर, पंडित। इस टेम्पल का जो भी करता धरता है हम ये कह लेते हैं, वो जो है ना अपनी सारी जिंदगी इसी टाइम में गुजारता है भी किसी तरह ये डिस्क जो है ना मैंने इस टावर से उतार के ना C टावर तक लेके जानी है। और जब वो मरता है तो मरते हुए अपने जो भी इसके जानशीन आता है उसको भी कह के जाता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोशिश करनी है किसी ना किसी तरह कोई सोल्यूशन निकाल के सारी डिस्क जो है ना C टावर तक आपने मुंतकिल करनी है। और उनका मानना था कि जब ये सारी की सारी डिस्क जो है ना A टावर से C टावर मुंतकिल हो गई तो वो जो है ना डूम्सडे होगा, यानी कि क़यामत आ जाएगी उस दिन। तो वो कह रहे हैं कि सदियों से मसला चला आ रहा है तो अभी तक कोई सोल्यूशन इसका नहीं मिला। तो मतलब ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, मतलब उन्होंने एक चीज देखी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान सा तरीका है, इसको तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक रिकर्जन का जो है ना कंसेप्ट आ चुका था। उसने कहा जी हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जी कितने आसानी से ये प्रॉब्लम जो है जो सदियों से चला आ रहा था सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ये इसकी
तारीख है जो मतलब हमें हर लेक्चर से पहले बताई गई है, पता नहीं अभी सच है या नहीं, तो मैंने भी वैसे ही आप लोगों तक कन्वे कर दिया जैसे हमें बताई गई थी। तो मैंने तो खैर ट्राई की थी इसकी ऑथेंटिसिटी जानने के बारे में, लेकिन कोई ऑथेंटिक बात मिली नहीं है, तो मैंने इसलिए पहले बता दिया कि पता नहीं मिथ है या बात सच्ची बात है। तो देखो प्रॉब्लम को समझते हैं, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा, मजीद हम समझते हैं। कहते हैं टावर ऑफ हेनोए इज अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव 3 रॉड्स, यानी कि 3 टावर है हमारे पास, उनकी नंबरिंग कुछ भी हो सकती है 1 2 3 ABC या किसी भी लिहाज से, कुछ बस ये है कि 3 टावर्स हैं और n नंबर ऑफ डिस्क्स है हमारे पास, कोई कुछ भी नंबर हो सकता है 1। अच्छा, इनिशियली ऑल द डिस्क्स आर स्टैक्ड इन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डायमीटर। डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? इस तरह करके सबसे उनका बड़ी डायमीटर ग्रेजुअली डिक्रीज, ऊपर से जो है नीचे तक डायमीटर इंक्रीज कर रहा है या नीचे से ऊपर तक डिक्रीज कर रहा है डायमीटर ग्रेजुअली। इस तरह का स्टैक बना हुआ है कि जो सबसे नीचे डिस्क है उसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, जो उसके ऊपर प्लेस हुई हुई है उसको उससे कम, ऊपर वाली को उससे कम, एंड सो ऑन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इस पजल का क्या है जी? वो कहते हैं कि टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड, यानी कि एक टावर से दूसरे टावर तक आपने ये सारा स्टैक कह लो मूव करना है। तो आप कह दो जी कोई मसला नहीं है, एक ये छोटी उठाओ यहाँ रख दो, बड़ी उठाओ उसके ऊपर रख दो, इस तरह उठा के रखते रहो, क्या मसला है। लेकिन कुछ रूल्स हैं उसके, इस गेम के, इस पजल के। क्या है जी? एक तो ये कि ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। ये नहीं कि आप सारी की सारी जो है ना किसी क्रेन की मदद से उठाओ और यहाँ से उठा के उधर रख दो या किसी भी मशीन की मदद से, ऐसा नहीं करना। एक वक्त में सिर्फ एक डिस्क आप उठा सकते हो, ये पजल के रूल्स हैं। दूसरा क्या है जी? अ डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ इट इज द अपर मोस्ट डिस्क ऑन स्टैक, यानी कि आप एक डिस्क को उसी वक्त मूव कर सकते हो जब अगर वो सबसे ऊपर पड़ी है। अब लेट्स से कि ये ऊपर पड़ी है मेरे पास ये डिस्क, और मैं चाहता हूं कि मैं इस नंबर वाली को उठा लूं, तो ये नहीं, ये रूल जो है ना कह रहा है कि ये इस तरह नहीं कर सकते। आप सिर्फ ऊपर ऊपर वाली जो डिस्क आपके पास होगी उसी को आप उठा सकते हो। हाँ, ये आप रिमूव कर दोगे, इसके बाद आप इसको उठा सकते हो, ये रिमूव होगी फिर इसके बाद आप इसको उठा लो। अच्छा, नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क, ये सबसे बड़ी इसकी जो है ना रेस्ट्रिक्शंस है कि आप एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क प्लेस नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे स्टैक बना हुआ देखा है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा इसकी ओरिजिनल शेप। बेशक 3 डिस्क आप उठाओ, लेकिन जो सबसे नीचे होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसके ऊपर उससे छोटी और उसके ऊपर उससे छोटी। तरतीब आपने खराब नहीं करनी, मसला ये था। तो देखते हैं जी हम इसको, ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन इसकी देख लें। इस तरह टावर्स है हमारे पास, श्योर है सबको? जी सर, हो रहा है। ठीक है, इस तरह करके जी हमने इस टावर से जो है ना डिस्क को मूव करके इधर लेके जाना। लेट्स से इस टावर को मैं कह देता हूँ सी, इसको कह देता हूँ बी, और इसको ए। तो ए से मैंने ये तीनों डिस्क मूव करके ना सी तक लेके जानी। यहाँ हमने 3 डिस्क दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम कैसा है और कैसे हो सकता है। तो बीच में हमें एक इजाफी टावर दिया गया है, इजाफी प्लेज कह लो या कुछ भी कह लो, एक नवी दी गई है ताकि इसलिए हम इसको यूज कर सकें। इसको यूज करके जो है ना हम मूव कर सकें, क्योंकि डायरेक्ट तो हम मूव कर नहीं सकते। जब अगर 2 होंगे तो सबसे पहले मेरे पास यही है कि मैंने इसको उठाना है, और इसको उठाऊंगा इधर रखूंगा तो उसके ऊपर वाली जाहिर मैं इसको उठा सकूंगा, तो इसने सी के ऊपर आना है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि सिर्फ 2 रॉड्स और 2 रॉड्स की मदद से हम इस तरह कर सके। इसलिए हमारे पास एक ऑक्सिलरी रॉड ये कह लो टावर है, हेल्पिंग रॉड कह लो, कुछ भी कह लो, जिसकी मदद से हमने ये डिस्क जो है ना मूव करनी। तो ये एक हमारा मेन टावर है ए, सी को हमने मूव करनी है, और बी हमारे पास ऑक्सिलरी टावर है जिसकी मदद से, जिसको यूज करते हुए हम ये डिस्क वहां पे मूव करेंगे। अच्छा, देखें जी, हाउ रिकर्जन कैन सॉल्व द टावर ऑफ हिनोए। इसको हम बाद में देखेंगे, पहला मसले को समझते हैं। देखें जी, जब ये पहले सॉल्यूशन डिवाइस करने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि हम यार स्मॉलर प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा अगर तो मेरे पास एक ही डिस्क हो तो इसको मूव करना कोई मुश्किल है मेरे लिए? ऊपर ऊपर वाली इलस्ट्रेशन देखो, नहीं सर, यानी कि ये ए टावर है, ये सी है, और ये मेरे पास हेल्पिंग टावर है। तो कोई, ये एक ही डिस्क है और वही सबसे बड़ी है। तुमने कहा था ना आप सबसे नीचे जो है ना वो बड़ी सी डिस्क होनी चाहिए, तो मेरे पास एक ही डिस्क है, वही सबसे बड़ी है, वही सबसे ऊपर पड़ी है, सारी कंडीशंस पूरी हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको उठा के इधर मूव कर दूंगा सी के पास, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान हो गया। अब मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलता हूँ। मैंने कहा लेट्स से कि मेरे पास 2 डिस्क हो तो मैं क्या करूंगा। तो देखें जी, अब इसमें यह है कि ये एक डिस्क मूव करना मुझे आ गया है, वो इस तरीके से मैंने समझ लिया। इस सॉल्यूशन से जो है ना मुझे एक डिस्क मूव करनी आ गई है। तो मैंने कहा यार ये जो ऊपर वाली डिस्क है ना, इसको मैं उसी तरीके से मूव करता हूं जैसे मैंने पहले की थी। बस फर्क ये होगा कि
पहले मैंने मूव की थी वो सी पे, अब मैं उसको मूव करूंगा बी पे। ठीक है, कैसे करना है वो मेरा वो नहीं है। मुझे जो है ना ऊपर एक चीज मिल गई है जिसकी मदद से मैं एक डिस्क मूव कर सकता हूं। मैंने कहा यार मैं, आप समझ लो कि ये कोई हेल्पर है, ये वाला जो पहला हमने देखा ना, इसने मुझे एक चीज बताई है कि यार आप मुझे एक डिस्क दोगे ना, एक डिस्क को मैं मूव करके दे सकता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने अब ये सब पहले सबसे बड़ी डिस्क जो है ना इधर मूव करनी थी, लेकिन मसला ये है कि उसके ऊपर छोटी डिस्क पड़ी है। तो मैंने कहा यार मैं इस बंदे को कहता हूँ, इस हेल्पर को कहता हूँ कि छोटी डिस्क जो है ना वो मुझे इधर मूव कर दे। तो अगर ये मूव कर देगा तो मेरे पास बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम बन जाएगा कि एक ही डिस्क होगी, वही सबसे बड़ी होगी, और उसी को मैंने मूव करना है सी के पास। तो मैंने इस हेल्पर को कहा कि आप इस तरह करो यार, ये छोटी डिस्क से मेरी जान छुड़वाओ, इसको जो है ना बी पे मूव कर दो ताकि सी खाली भी रहे और मेरा काम भी हो। उसने कहा जी ठीक है। उसने इस डिस्क को उठा के इधर मूव कर दिया। कैसे कर दिया? वो इस तरीके से कर दिया जब हमने ऊपर देखा। तो मेरे पास सबसे बड़ी डिस्क पीछे रह गई, और मुझे पता है कि जब सबसे बड़ी डिस्क पीछे रह जाए और उसको अगर सी पे मूव करना है तो किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसको उठा के मैं सी पे मूव कर देता हूँ। तो मैंने उसको उठा के सी पे मूव कर दिया। अब मसला फिर वही है, अब ये डिस्क है, इसको उठा के इधर मूव करना है। अगर तो ये सबसे बड़ी होती फिर तो मैं इसको खुद मूव कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ी डिस्क को मैं खुद मूव कर सकता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, छोटी है, कोई मसला नहीं है। मैंने हेल्पर को कहा कि यार ये छोटी डिस्क पड़ी है, इसको यहाँ से उठा के इधर मूव कर दो। उसने कहा जी ठीक है। उसको मैंने कॉल किया या उसको बताया, उसने सेम इसी तरीके से जो है ना छोटी डिस्क को इधर से उठा के इधर मूव कर दिया। और इस तरह हम 3 के लिए करेंगे। अब हम जो है इसको थोड़ा सा मैं तो इसके रिकर्सिव वे से देखते हैं। 1 मिनट। देखें इस चीज को देखो पहले। अगर तो एक डिस्क को, अच्छा पहले इस कॉल को समझ लो। ये कॉल फंक्शन ऐसे बनाया गया है, टावर ऑफ नोए फंक्शन का नेम है। पहले आपने नंबर ऑफ डिस्क बतानी है जितनी आपने मूव करनी है पहले पैरामीटर में। दूसरे में आपने बताना है सोर्स जहां से मूव करनी है, और सबसे लास्ट में आपने बतानी है डेस्टिनेशन जहां आपने मूव करनी है, और बीच में आपने बताना है वो हेल्पर या एक्सिलरी टावर जिसके थ्रू आप मूव करो। तो ये इसका जो है ना सिंटैक्स है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि यार एक ही डिस्क मूव कर दो। तो ये रूल ये है कि अगर तो सिर्फ एक ही डिस्क है और वो सबसे बड़ी है, फिर इस फंक्शन को पता है कि उस डिस्क को मैंने कैसे मूव करना है, बाकी इसको नहीं पता। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर एक ही डिस्क है और सबसे बड़ी है और मूव भी सी पे करनी है, अब यही देखो कि जब भी एक डिस्क बच जाएगी वो अल्टीमेटली सी पे ही मूव होगी। तब इस फंक्शन को पता है कि कैसा करना है। वो क्या करता है, वो ए से उठा के सी पे मूव कर देता है अगर वो सबसे बड़ी भी है और अकेली डिस्क है। तो ये इस चीज को पता है, तो ये काम आसानी से हो सकता है। ये यहां से उठाएगा और सी पे मूव कर देगा। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा इनहांस करता हूँ, 2 डिस्क के लिए करता हूँ। 2 डिस्क के लिए यहाँ पे आ गया। अब देखो ये एक ऐसी डिस्क है जो सबसे बड़ी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ये अकेली इधर रह जाए तो इस फंक्शन को पता है कि इसको ये सबसे बड़ी भी है और सी पे मूव करना है, तो ये किसी की मदद के बगैर इसको यहाँ पे मूव कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर छोटी डिस्क पड़ी है, तो ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। क्योंकि ये अगर इसको बताया जाए ना कि सिर्फ एक डिस्क है, एक डिस्क के लिए ये जो है ना पावरफुल है, वो जैसी मर्जी हो इसको मूव कर देता है। तो ये देखो हमने ऐसे ही किया है। तो ऊपर वाली डिस्क से जान छुड़ाने के लिए हमने कहा कि यार आप मूव करके हमें दो। लेकिन ट्रिक देखो हमने क्या लगाई है, उसको कहा है कि ए से आपने मूव करना है और बी पे करना है, बी डेस्टिनेशन बता दिया है। समझ आ रही है? जी सर, सी पे नहीं बस लेके ये जाना, सी पे इंटरमीडिएट है। हाँ, उसको डेस्टिनेशन चेंज कर दिया है। तो अब उसको तो नहीं पता कि डेस्टिनेशन कौन सी है, हमने उसको बता दिया कि ए से उठा के बी पे मूव करना है। उसने कहा जी ठीक है। एक डिस्क के लिए वो पावरफुल है, उसने क्या किया, इधर से उठा के इधर मूव कर दी। उसके पास एक ही डिस्क बच गई और वो सबसे बड़ी भी है और सी पे मूव भी करनी है। इस काम के लिए हर फंक्शन जो है ना वो खुद पावरफुल है कि वो ये काम कर सकता है। एक डिस्क बच गई और सबसे बड़ी भी है वो, और मूव भी सी पे करनी है, वो किसी की मदद के बगैर कर सकता है। तो इसने यही किया, एक डिस्क बच गई थी, उसने ए से उठा के सी पे मूव कर दिया। अब मसला फिर वही है, एक छोटी डिस्क है वो बी पे पड़ी है, उसको उठा के सी पे मूव करना है। हमने कहा ये कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि डिस्क छोटी है, सबसे बड़ी भी नहीं है, तो हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा तो कर सकता है। तो हमने इसको यही कहा कि यार आप बी से उठा के सी पे मूव कर दो। ट्रिक हमने फिर लगाई इसके साथ, डेस्टिनेशन और सोर्स चेंज कर दिया। तो एक ही डिस्क है, ये एक डिस्क के लिए पावरफुल इनफ है, उसको पता है कि डिस्क को कैसे मूव करना है। इसके पास कॉल गई, इसने कहा जी ठीक है, इसने बी से उठा के सी पे मूव कर दिया और हमारा काम हो गया।
इसी को अब हम 3 डिस्क के लिए करते हैं। देखें अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता जाएगा, आंखें खोल के और कान खोल के इस चीज को समझना। अब हमने कहा कि 3 डिस्क के लिए हमने करना है और तीनों डिस्क को ए से सी पे मूव करना है, बी को एज हाइपर यूज करके। हमने कहा जी ठीक है। अब मसला क्या है कि 3 डिस्क हैं, ये छोटी बड़ी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। तो मुझे ये तो पता है कि सबसे बड़ी है, इसको अगर मुझे सी पे मूव करना है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर 2 पड़ी हैं और अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि इस फंक्शन की मदद से मैं 2 डिस्क को मूव कर सकता हूं। देखा है ना अभी जो दरमियान वाला फंक्शन अभी देखा है, वो क्या कर रहा था, 2 डिस्क को मूव कर रहा था। ऐसा ही है। जी सर। तो बस जी सर। मैं क्या करूंगा, अपनी जान छुड़ाऊंगा, 2 डिस्कों के लिए इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा कि यार आप मुझे ये 2 डिस्क मूव करके दो। अब वो बेशक वो एक दम से नहीं करेगा, बारी बारी करेगा, लेकिन उसको पता है कि 2 डिस्कें कैसे मूव करनी है। तो मैंने यही किया, मैंने उसको कह दिया कि यार मेरे ऊपर से 2 डिस्कें उठा के ना आप ए से बी पे मूव कर रहे हो, सी को ना करो, सी को बिल्कुल ना छेड़ो, क्योंकि सी पे तो मैंने मूव करनी है। उसको मैंने कहा ए से उठा के बी पे डाल दो। उसने कहा जी हाँ मुझे पता है 2 डिस्कें कैसे करनी है। बेशक उसने किसी और से करवानी है, वो उसका सरोकार है, लेकिन उसको ये पता है कि 2 डिस्कें कैसे मूव हो सकती हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि आप यार 2 डिस्क के ऊपर वाले उठा के जो है ना मूव करवा दो। अब वो 3-4 दफा कॉल करके ऊपर वाले को कॉल करके जैसे भी करेगा, लेकिन 2 डिस्कें वो जो है ना बी पे मूव करवा देगा। तो क्या हो गया, ए टावर पे सिर्फ एक डिस्क रह गई और वही सबसे बड़ी है। तो हम तो यही चाह रहे थे कि एक डिस्क रह जाए और जो सबसे बड़ी हो और जिसको सी पे मूव करना हो, और ये काम मुझे आता है। तो वही हुआ, मेरे ऊपर से 2 डिस्कें उठी, तो एक डिस्क बच गई, सबसे बड़ी भी है और उसी को सी पे मूव करवाना है, वो मुझे पता है, वो मैं किसी की भी मदद के बगैर कर सकता हूँ, वो मैंने कर दिया। अब मसला एक और है, 2 डिस्क अब बी पे पड़ी हैं, उनको मेरे ऊपर आना है, यानी कि सी टावर पे लाना है। ये तो ठीक है पहुंच गई, इधर भी तो 2 पड़ी हैं जिस ऊपर वाली कॉल में होता। तो कोई बात नहीं है, इस फंक्शन को पता है कि 2 डिस्कें कैसे मूव करानी है। मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं कि यार आप 2 डिस्कें मूव करवा दो, लेकिन बी पे वो पड़ी है, वहां से उठा के सी पे डाल दो। समझ आई है? जी सर। बस वो जैसे भी करेगा, ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करवाएगा, 3-4 स्टेप लेगा, लेकिन जैसे भी करेगा मुझे मूव करवा के दे देगा और मेरा काम हो गया। तो उसने मुझ इधर करके 2 डिस्कें मूव करा दी। बस यही जो है ना टावर ऑफ हिनोई की रिकर्सिव फॉर्म, इसी को मैं आप जनरलाइज करके बताता हूँ आपको कैसे होगी। इसलिए मैंने उल्टा शुरू किया है पहले 1 से, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 1 मूव करनी आ गई, फिर हमने 2 पे देखा, 2 मूव करनी आ गई, फिर हमने 3 पे देखा। तो ये जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है यही टावर ऑफ हिनोई का फंक्शन है। क्या होगा जी, इस 3 की जगह आप n कर लो कि n डिस्क आपने मूव करवानी है a से c में। तो क्या करोगे आप, n इस यानी कि ये 3 से 1 छोटा है, n-1, n-1 डिस्क के लिए आप कॉल करोगे सेम फंक्शन को, लेकिन डेस्टिनेशन कर दोगे a से b, और जो आखिरी डिस्क बच जाएगी उसको आप खुद मूव करवा दोगे और फिर अगेन टावर ऑफ हिनोई को कॉल कर दोगे n-1 के लिए। बस यही फंक्शन है टावर ऑफ हिनोई। अब आगे तो कर लोगे इसको। सर बात सुने, किस जी। मैं लेट हो जाऊं? वाला है हमारा एक पोज। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, ये तो है। डिस्टॉर्शन बहुत है। अब आ रही है आवाज सही? जी हाँ बोले। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 3 डिस्क वाला है टावर ऑफ ठीक हनाई, है। इसमें हमें मूव करना है ना सी की तरफ। तो हम पहले ए से जो है वो, अब जैसे पहले स्मॉल वाली पड़ी है तो हम इसको बी पे मूव करेंगे, फिर हमने जो है वो पड़ा रहेगा, उसके बाद सेकंड वाले को उठा के फिर बी में करेंगे, और क्योंकि हमें लेके जाना है सी की तरफ तो फिर हम थर्ड वाले को जो है सी लेके जाएंगे और उसके बाद फिर बी से जो है वो उठाएंगे, ऐसे ही ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बस यही पूछना था। लेकिन इधर थ्योरी में जो इधर थ्योरी लिखी हुई है इधर लेफ्ट साइड पे, उसमें देखे ना आपने लिखा हुआ है कि 2AC भी लिखा हुआ है, यानी कि आपने ए से सी में मूव किया हुआ है, जी लेकिन हमने तो पहले ए से बी में किया है ना मूव उसको, जो फर्स्ट इस 2 थे। हाँ तो ये तो चेंज होंगे ना पैरामीटर। ये देखो आप यहाँ पे ए जो है, जब ये कॉल होगा तो बी ए बन जाएगा,
जरूरी तो नहीं है वैल्यूज सेम रहेगी टावर्स, यही तो हम कर रहे हैं, टावर्स की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। देखो जब यहाँ पे कॉल होगी, ये बी जो है यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ए बन जाएगा, और ये ए जो है वो जाके बी बन जाएगा। हमने तो पैरामीटर के साथ देखना है ना, ये खुद ही चेंज करते रहेंगे वैल्यूज। अभी आपको ये ठीक है। ट्रेसिंग करके बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी। देखो लो जी, ट्रेसिंग देखो इस फंक्शन की, ये क्योंकि अब बहुत बड़ा बनता है तो हम इसको छोटे के लिए करेंगे। लेट्स से कि मैं जो है ना इसको 2 डिस्क के लिए करता हूँ। ये फंक्शन बना हुआ है, मेन फंक्शन से मैंने कॉल की, सिर्फ टी लिख रहा हूं मैं, कि 2 डिस्क को मूव करो टावर नंबर 1 से 3 तक, और 2 को आपने एज अ हेल्पर यूज करना है। अब देखो क्या होगा, लो जी ये कॉल होगी, बल्कि इस तरह नहीं, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ। देखें जी, 2 डिस्क को मूव करना है टावर 1 से 2 को यूज करते हुए 3 तक, ये कॉल हुई है। कंट्रोल यहाँ पे इंटर हुआ, पहले कंडीशन चेक हुई, क्या n 0 से ग्रेटर है, n में आया हुआ है इस वक्त मेरे पास 2, हाँ जी ग्रेटर है, तो क्या होगा, अगेन रिकर्सिव कॉल होगी। और इसके जो है ना मैं साथ साथ बनाता रहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो। हर फंक्शन की ना 3 कॉल्स होंगी, 3 स्टेटमेंट चलेंगे, सॉरी। तो पहली स्टेटमेंट इसकी जी ये वाली है, अगेन टावर ऑफ इनोइक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, लेकिन देखो n-1 के साथ, यानी कि एक डिस्क को मूव कर दो। अब देखना यहाँ पे ए ये वाला है तो इसमें आया हुआ था 1, ठीक है, यहाँ तो 1 नहीं रहा, यहाँ पे आया था 2 और यहाँ पे आया 3 जब हमने कॉल की थी। अब देखो सेकंड पैरामीटर में जा रहा है सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो यहाँ से मैं देखो मैं अब पैरामीटर वैल्यू चेंज होके जा रही है। और फिर बी की वैल्यू 2 है। इसकी समझ आई है? जी सर। वो कह रहा है कि एक डिस्क को आप मूव कर दो 1 से 2 पे, और पहले हम कह रहे थे 1 से 3 पे करना है। अब देखो खुद ब खुद वो चेंज हो गई हैं, ए और सी खुद ही चेंज हो गए हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि 1 से बी पे मूव करना है, वो खुद ही वैल्यू चेंज करता रहेगा। तो अगेन टावर ऑफ इनोइक कॉल हुई थी, कंट्रोल अगेन यहाँ पे गया। तो अब जो वैल्यूज है ना मैं दोबारा से लिख देता हूँ, देखो अब ए में मेरे पास आया है 1, बी में आया है 3, और सी में आया 2 जो यहाँ पे मैंने कॉल किए थे। अगेन चेक होगा 0 से ग्रेटर है, हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर है। अगेन रिकर्सिव कॉल एक और, लो जी मैंने यहाँ पे बना ली, किसके लिए, n-1 0 के लिए, और साथ भेजना है हमने ए मेरे पास क्या है 1, लो जी 1, और साथ भेजना है सी मेरे पास क्या है 2, देखो खुद ही चेंज हो गई वैल्यू, और बी मेरे पास क्या है 3, ठीक है, जी ये सर। खुद ही चेंज, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन यहाँ से रिकर्सिव कॉल फिर यहाँ पे गई है। अब जो वैल्यू आई है मैं चेंज करके लिख लेता हूँ। इस वक्त मेरे पास ए में आया है जी 1, बी में आया 2 और सी में आया 3। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल इंटर होगा वो चेक करेगा क्या n 0 से ग्रेटर है, हाँ जी बिल्कुल, नहीं अब ग्रेटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे n मेरे पास 0 आया, देखो यहाँ पे इस कॉल में 0 जा रहा था, तो यहाँ से जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये कंडीशन लास्ट की चल चुकी थी, अब चलनी है प्रिंट है लास्ट स्टेटमेंट के लिए। तो ये जब ये कॉल की तो यहाँ से रिटर्न होगी, तो प्रिंट एफ कहेगी कि मूव कर दो आप ए से सी। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि ए क्या था और सी क्या है। तो देखो ये ए की वैल्यू है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, और ये सी की वैल्यू है। तो जो इसकी दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो कहेगी कि आप 1 से 2 टावर पे मूव कर दो, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर, ठीक है जी, एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। लेकिन उसके बाद अगेन एक रिकर्सिव कॉल है, तो लो जी इसकी तीसरी कॉल में यहाँ पे बना रहा हूं। इस वक्त n मेरे पास था 1, तो n-1 हो गया 0, और b इस वक्त मेरे पास क्या था 3, ठीक है, ये देखो यहाँ पे t के लिए, और b में एक मिनट, ठीक है 1
और ये सी की वैल्यू 2। अगेन रिकर्सिव कॉल, यहाँ पे गई n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये रिटर्न। आखिरी रिकर्सिव कॉल की तीसरी स्टेटमेंट भी चल गई, इफ की कंडीशन से बाहर, फंक्शन कॉल से बाहर, खत्म। तो ये तीनों कॉल चल चुकी हैं, अब कंट्रोल वापस जाएगा यहाँ पे। तो इसकी एक चल चुकी थी, अब सेकंड चलेगी, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा। अब देखो वो कह रहा है ए से सी पे मूव कर दो। अब इसके हिसाब से मैंने बताना है ए और सी, क्योंकि ये कॉल मेरे साथ हुई थी। तो इसका ए है 1 और सी है 3, तो प्रिंट होगा 1 से 3 पे मूव कर दो। इसको भी मैं सर्कल करके लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रिंट वैल्यू याद रहे। अच्छा, उसके बाद अगेन एक मेरे पास रिकर्सिव कॉल है, तो इसको जो है ना अब थोड़ा सा मुझे वो करके लिखना पड़ेगा। तीसरी कॉल इसकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टावर ऑफ इनोवे n-1 के लिए, यानी कि n-1 2 था तो 1 हो गया। एक डिस्क को मूव कर दो। कहाँ ए है इस वक्त मेरे पास, मूव हुआ था तो क्या था यहाँ पे मेरे पास 2, बी था 1 और सी था 3। ठीक है, समझा रही इस चीज की, ये कोई नहीं आ रही? सर ये लास्ट वाला बताया ना जी, 3 और 1 और 3 कैसे प्रिंट हुए? ये वाला सर नेट का इशू है, सिंक्रोनाइज ये नहीं 1 हो रही और 3, आपकी 1 और आवाज 3 और स्क्रीन, किसी वजह से समझ नहीं आ रहा। जब सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास रिटर्न होगी तो ये तो कॉल ऑलरेडी चल चुकी थी, तो इस स्टेटमेंट में प्रिंट होना है, ये प्रिंट अप वाली जो मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, और ये कह रही है कि ए से सी पे मूव कर दो। तो देखो इस वक्त ए मेरे पास क्या था, ये ए की वैल्यू ये है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। सर्कल हुई है? नजर स्क्रीन का स्लो है जरा। मैं कलर चेंज करता हूँ। ए की वैल्यू इस वक्त थी मेरे पास ये, जो मैंने ग्रीन से सर्कल की है। हो गई है? 1 मिनट सर, आ जाए तो। और नहीं आई तक? सर लगता है आज फिर पीटीआई का कोई जलसा है। नहीं अब हो गया सर। 1 है, ए की वैल्यू 1 है, समझ आ गया। सी की वैल्यू थी ये मेरे पास, जो मैंने दूसरी ग्रीन से सर्कल की है। ठीक है, सर ये वैल्यू कैसे तब्दील हो गई है सर? ये कॉल के थ्रू हो रही है ना। नहीं सर, हम स्टार्टिंग में हमने A1 लिया था, B2 लिया था और C3 लिया था। बिल्कुल, तो सर आगे जाके डिस्क कम ज्यादा होंगी, ये तो बराबर ही रहेंगी ABC जो है। कहेंगी ना। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ पे आ रही है 2 शुरू में, और यहाँ पे आ रही है 3। जी अब देखो जब यहाँ पे कॉल होगी तो ए की वैल्यू 1 है, 1 पास होगी। जी सर। लेकिन जब दूसरी वैल्यू पे सी पास हो रहा है तो सी की वैल्यू 3 है, 3 जाएगी साथ। जी सर, C की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है तो जी। 2 जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम देखो ये 1 3 2 जाएंगे तो जी। ये उस वक्त जा 1 3 2 हो जाएंगे, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सर हो गई। तो ये इसी तरह चेंज करनी है। ठीक है, ठीक है जी अच्छा सर। जी, 2 1 3 हो चुकी थी। पहले रिकर्सिव कॉल होगी n-1 के लिए, इसको मैं जी सर्कल से कर सकता हूं। ये मेरे पास 0 के लिए जाएगा। ए में 2 पड़ा है इस वक्त, बी में 3 पड़ा है और सी में 1 पड़ा है। 0 2 3 1 के साथ। तो अगेन रिकर्सिव कॉल, तो ये 0 हो गई, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखो जब ये स्टेटमेंट चलेगी प्रिंट एफ वाली, तो इस वक्त देखो मेरे पास ए में पड़ा है 2 जिसको मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूं, और सी में पड़ा है 3। तो प्रिंट क्या होगा? 2 2 3 A to C, ये प्रिंट होगा। जी तो ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट हुई हैं, और बाकी भी जब नेक्स्ट कॉल चलेगी ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, तो ये आगे जाके वैसे रिटर्न हो जाएगी। तो कहने की बात है कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। पहले ये प्रिंट हुई थी, दूसरे वाली ये प्रिंट हुई, और तीसरे वाली ये प्रिंट हुई। ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि जी। अगर आपने पहली 1 2 1 3 और
एक 3 तो इसने कहा कि अगर आपने 2 डिस्क के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो उसने मुझे बता दिया कि पहले 1 से 2 पे मूव करो, ऊपर जो भी डिस्क पड़ी है, फिर उसके बाद 1 से 3 पे करो, और आखिर में 2 से 3 पे करो। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली स्टेटमेंट है 1 to 2, ये मैंने लिख ली। दूसरी स्टेटमेंट है 1 to 3, ये मैंने लिख ली। और आखिरी स्टेटमेंट है 2 to 3, ये मैंने लिख ली। तो ये 3 स्टेटमेंट मेरे पास आ गई। तो आपने अब याद रखना है। लो जी, हम देख लेते हैं इसको करके। तो ये था मेरे पास 2 डिस्क के लिए मैंने कहा था। पहले आउटपुट देखो उसने क्या दिया है, 1 to 2। तो इस डिस्क को सेकंड नंबर वाले टावर पे मूव करो, कर दिया जी। नेक्स्ट देखो उसने क्या कहा है, 1 to 3 कि जो आपकी डिस्क बच गई है, ये वाली बच गई है, इसको आप 3 पे मूव करो। लो जी, मैंने कर दिया। यहां से अब दोनों खत्म हो गई। और नेक्स्ट आउटपुट उसने कहा है कि 2 to 3, तो 2 पे जो ये पड़ी हुई है, इसको यहाँ पे मूव कर दो। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया? यही तो मैं चाह रहा था। इसी सर को आप एक 3 के लिए सर एक काम हो सकता है, जी बोलें। आपका ये जो कर्सर है इसका कलर तब्दील हो सकता है। कलर तब्दील कहाँ से होगा, मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। सर ये मेरे ख्याल में कंट्रोल पैनल में जाके ना वहां से तब्दील हो जाएगा, कोई और कलर हो जाए ना, फिर हम पता लग जाएगा कि कर्सर इस वक्त कहाँ पे है। मैं वो देख लेता माउस हूँ में इसका जाए ना, कौन सा है। माउस की शेप होती हो है। जाता है। देख लेते हैं जी। किसी को पता है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं है। कंट्रोल कर्सर, पैनल में माउस सर्च करें ना, माउस वाले ऑप्शन में जाएं। लो जी, ये रहा है। कौन सा करना है? विंडो 11 को मुझे नहीं पता, बहरहाल विंडो 10 का है कि वो आप कंट्रोल पैनल में जाके माउस सेटिंग लो में जी, यहाँ जाएंगे जैसे। देता हूँ। कौन सा करना है बोलो। सर जो कलर बस सर स्क्रीन पे वाज़ेह नजर आए ब्लू सर। रखे, ब्लू रखे। खरगोश लगा दें सर। वो तो है नहीं, ये सिर्फ उसने बोला ही है। और सर थोड़ा साइज भी बड़ा कर दें इसका। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा सर्च करता हूँ। कर्सर, पेन एंड विंडोज इंक सेटिंग, कर्सर थिकनेस। थिकनेस तो मिल गई है जी। कहाँ पे है? ठीक है। टेक्स्ट कर्सर थिकनेस प्रीव्यू, ये तो टेक्स्ट का है यार। माउस पॉइंटर एंड टच, इसमें देखते हैं। ठीक है जी, अब हो गया। लो जी, ब्लू हो गया। जी सर अब ठीक है। अच्छा, साइज भी देख लो। लो जी, जितना बड़ा कराना है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। इतना ठीक है। ठीक है सर। चलो, अब मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। कैसा करना है इसको? ठीक है, टावर ऑफ इनोवे को समझा है? अगर ट्राई रन की समझ सर नहीं भी आई तो खुद से कर, प्रेसिंग खुद से करोगे, समझ आ जाएगी। जी जी सर। सर अब पता लगेगा कि आपका माउस कहाँ पे है, ये हमें समझ आ जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये 3 डिस्क के लिए मैंने दिया हुआ है। अगर इसको जो है ना, हम एक और तरीके से कर लेते हैं। रुको, देखो यहाँ से मैंने आपके लिए वो स्क्रीनशॉट लिए थे, चेंज करके इनको। ये गेम शो हो गई है, इसको 2D में कर लेते हैं। लो जी देखो, अब 3 के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हम कोड चला लेते हैं, कोड से इनपुट मिल जाएगी हमें, सॉरी आउटपुट। टावर ऑफ इनोवे का कोड किधर है जी? बताया तो था यार। ये तो सूडो कोड है, ये भी सूडो कोड है। अच्छा, वैसे उठा लेते हैं, रुको। चलिए देखते हैं।
आप लोग कंपाइलर शो हुआ है सबको? जी सर। तो जी देखेंगे सर वो कह रहा है कंपाइलर कि शो। इंटर नंबर ऑफ डिस्क, ये वही कोड जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो बस हमने इसको रन कर लिया है। तो हम 3 डिस्क के लिए करते हैं। तो हमने कहा है जी 3 डिस्क के लिए हमें बताओ क्या तरीकाकार होगा। तो उसने जो मुझे एक पैटर्न दे दिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे। नोटपैड पे लॉजिक, इसको स्क्रीन को छोटी कर लिया। देखो जी, पहले वो कह रहा है कि डिस्क को मूव करो ए से सी की तरफ, तो ये मैंने उठाई और सी पे मूव कर दिया। फिर वो कह रहा है कि ए से बी पे मूव करो, ये उठा के मैंने बी पे मूव कर दिया। आगे वो कह रहा है कि सी से बी को मूव करो, सी से बी पे मूव कर दी, लॉजिक कर दी। फिर वो कह रहा है कि ए से सी पे मूव करो। जब आप पहुंच जाओगे जहां पे पहले पे 1 और आगे 2 डिस्क हैं तो मुझे बताना, फिर मैं रन करूंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। तीन मूव हमारे हो गए। चौथा वो कह रहा है कि आपने ए से सी पे मूव करना है। तो ये लो जी, ए से मैंने सेलेक्ट की, ओहो तो गलत हो गया। ए से मैंने मूव की और सी पे मूव कर दी, ये मेरा चौथा मूव हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो जी, पांचवा वो कह रहा है कि आपने मूव करना है बी से ए की तरफ। इस एक ही तरफ। तो ये बी से मैंने उठाया और ए पे मूव कर दिया। लो जी मेरे एक और हो गया। फिर वो आगे मुझे कह रहा है कि आपने मूव करना है बी से सी की तरफ। बी से सी की तरफ। ठीक है, ये मैंने बी से पिक किया और इसको सी पे मूव कर दिया। लो जी यहाँ पे आ गया। और आखिरी मुझे कह रहा है कि ए से सी की तरफ मूव करो, तो मैंने ए से उठा के सी पे मूव कर दिया। ठीक है, तो ये वही कोड जो आप लोगों को दिखाया जी था, सर। वही आउटपुट है। आप ट्रेस करोगे आपको ये सारा चीजें मिल जाएगी। वैसे आप गेम खेल लेते हो? बगैर देखे कर लोगे इसको? जी सर कर जी लेंगे। सर। चलो ठीक है। जी जी सर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, टावर ऑफ इनोवा हमारा ये 3 के लिए मैंने दिया हुआ है। अच्छा एक कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। स्लाइड शो हो गई है? अगर नेट ज्यादा स्लो है तो जी मैं सर स्विच कर लेता हूँ। दोबारा हो रहा है सर। चलो हमारा अच्छा। स्लो है सर, आपका नहीं। अच्छा देखें, इफ देयर इज नो बेस केस, अगर आपकी रिकर्जन में कोई भी बेस केस नहीं है, कल भी मैंने बताया था, फिर इनफिनाइट रिकर्जन हो जाती है, तो क्या होगा? आ रिकर्जन विल कंटिन्यू अंटिल स्टैक ओवरफ्लोज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर एक लूप स्टॉप होना फेल हो जाए और एक रिकर्जन फेल होना स्टॉप होना फेल हो जाए तो क्या उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो देखें जी, हमने रिकर्जन में पढ़ा है कि हर दफा जब भी कॉल होती है एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है स्टैक मेमोरी में। जैसे जैसे नई नई से नई कॉल होती रहेंगी, नया से नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता जाएगा, यहाँ तक के स्टैक की जितनी भी मेमोरी है वो फुल हो जाएगी। और जब आखिरी कॉल होगी, स्टैक की मेमोरी फुल हो गई, उसको नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं मिल जाएगा, तो फिर वो एरर दे देगी कि स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। और हो सकता है कि मेमोरी क्रैश भी हो जाए, या कम से कम वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर तो लाजमी आएगा स्टैक की महदूद सी जितनी भी होगी उसके बाद। तो लूप के सिलसिले में हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है। लूप जब भी चलेगी उसको सिर्फ एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड चाहिए होता है। जितने भी वेरिएबल उसमें बने हैं उसी की वैल्यू को वो रीयूज करती रहती है, कोई नए वेरिएबल नहीं बनते, उन्हीं में अपडेशन करती रहती है, कोई मसला नहीं होता। बेशक लूप जितनी दफा मर्जी चलती रहे, पूरे पूरे पूरा दिन चलती रहे आपके कंप्यूटर में, उसको ना कोई स्टैक पे कोई असर पड़ता है और ना ही आपके कंप्यूटर की कोई परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो इन दो चीजों से याद रखना है कि लूप का कोई मसला नहीं होता, बल्कि बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो इनफिनाइट लूप किए जाते हैं। लेकिन अगर रिकर्जन स्टॉप होना फेल हो जाए तो वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर दे सकती है। तो इसलिए हमें एक और बात पता चल गई है कि कल मैंने बताया था कि तकरीबन वो सारे काम जो आप रिकर्जन से कर रहे हो आप उसको लूप से आइट्रेशन से भी कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि मसला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी काम रिकर्जन से हो रहा है अगर आप आइट्रेशन से करोगे टाइम कम्प्लेक्सिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेट्स से कि एक काम है वो एन टाइम में हो रहा है, तो आप उसको आप आइट्रेशन से करोगे तो एन में ही रहेगा। अगर कोई एन क्यूब ले रहा है, अगर आप उसे आइट्रेशन से करोगे एन क्यूब ही रहेगा।
कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं आएगा। हाँ, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में फर्क आएगा। रिकर्जन हमेशा या तो अच्छा। आइटरेशन से ज्यादा स्पेस लेगी या उसके बराबर, उससे कम कभी भी नहीं ले सकती। जो भी रिकर्सिव कॉल होगी वो एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएगी, ज्यादा स्पेस लेगी। हमें इस बात को पता चल गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक ही कोई सॉर्टिंग है या कोई भी एल्गोरिथम है, एक आइटरेशन से मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं और एक सेम चीज को मैं रिकर्जन से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा होगी? हमेशा रिकर्सिव फंक्शन की स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। ये जितने भी बबल सॉर्ट हैं, अच्छा इसके अलावा मर्ज तो नहीं, खैर हीप सॉर्ट वगैरह लगा लो, आप क्विक सॉर्ट लगा लो, इसमें सबकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है आइटरेशन के थ्रू वो कांस्टेंट टाइम है, ऑर्डर ऑफ 1 है। लेकिन इन सब की टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर आप रिकर्जन से इंप्लीमेंट करते हो तो ऑर्डर ऑफ n है, बल्कि एक की तो वर्स्ट केस में n स्क्वायर भी है। ठीक है, स्पेस हमेशा रिकर्जन में ज्यादा यूज होगी। क्यों यूज होगी वो आपको पता चल चुका है, क्योंकि हमने देखा है कि स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट होता है और हर दफा एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ये क्विज है, आज मैं अपलोड कर भी दूंगा। आपने इसमें मुझे फंक्शन fun की लास्ट रिटर्निंग वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें नहीं है ना कोई इतना वो है, बस स्टैटिक का इसमें कंसेप्ट है, वो याद रखना है। ठीक है, ठीक है सर। खुद से बताना है, रन नहीं करना। कभी उठा के कंपाइलर पे रन करो और जवाब दे दो मुझे, बेशक गलत भी हो, कोई मसला नहीं 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 है। सर ड्राई ठीक है। रन तो कर सकते हैं ना? हाँ करें, ड्राई रन करें, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करो। अच्छा, आज से हमने जो है ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, एरेज का। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये आगे इसमें यूज होनी थी, तो इसलिए मैंने पहले शार्ट से दिया था। तो आज भी हम इसको शार्ट से ही देखेंगे, लेकिन जो अगला हमारा टॉपिक है अरेज एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उस पर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं शार्ट शार्ट सा कि क्या कुछ इसमें है और क्या हमारे इस पे काम कर। तो इसके इंट्रोडक्शन तक मैंने काफी कुछ इसमें से पढ़ा दिया था ऑलरेडी। स्टॉप करके सिर्फ एक ही स्क्रीन पे कर देता हूँ। लो जी, देखें जी, शो होगी सबको? जी सर। इसमें हम देखेंगे कि अरेज क्या है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, फिर हम अगेन देख लेते हैं। उसके डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का वे क्या है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। एक्सेस करने का वे क्या है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक अरे, ये भी हम देख चुके हैं, इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे। जो नया टॉपिक हमने इस टॉपिक में स्टार्ट करना वो है 2 डायमेंशनल अरे। सबसे पहले कैटेगरी 2 डायमेंशनल अरे की आती है, वो हम देखेंगे क्या है। 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। रोटी बड़ा मैं है। एक मिनट में यार, माइक ऑफ कर दो। 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, ये देखेंगे। और 2 डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वही चीज है जो आ रहे हम पहले बता चुके हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स ग्रुप अंडर वन नेम, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, ये सेम स्लाइड मैंने वहीं से कॉपी की है। तो इसमें जो बताने की चीज है वो ये है कि कंपाइलर कैसे रिप्रेजेंट करता है अरे को मेमोरी में। पहले हम एक वेरिएबल को देख लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा ना इंट एक्स, इस तरह करके। तो मैंने पहले भी बताया था कैसे बनता है। मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा, 16 बिट्स होंगी उसमें, नेम उसका एक्स होगा, और उसमें आप जो भी वैल्यू रखवाओगे रख दोगे। इस तरह अगर आप एक अरे बनाते हो तो बिल्कुल सेम जितने साइज की बनाओगे, इस तरह के वेरिएबल मेमोरी में बिल्कुल कंटिगियस वे से एलोकेट हो जाते हैं। लेट्स से मैंने 4 की बनाई है, उसमें मैंने वैल्यू 1 2 3 4 रखवा दी, तो मेमोरी में ये चीज इस तरह शो होगी, बिल्कुल कंटिगियस, इसके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये भी ठीक होगा। चले जी, डिक्लेरेशन का क्या तरीकाकार है। आपने जिस डेटा टाइप की बनानी है, लेट्स से मैंने इंटीजर की अरे बनानी है, पहले डेटा टाइप लिखूंगा मैं, उस अरे का कोई भी नेम होगा, लेट्स से मैं ए लिख रहा हूँ, और फिर उसका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में साइज, लेट्स से मैं 10 कह रहा हूँ। तो जब भी ये स्टेटमेंट चलेगी स्टैक पोर्शन में, क्योंकि ये स्टैटिकली बन रही है, स्टैक पोर्शन में 10 एलिमेंट की अरे बन जाएगी, और उसका पहला एड्रेस जो होगा वो ए होल्ड कर रहा होगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं चीज, इस तरह से डिक्लेयर की जाती है। इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है, ये हमने 2 तरीकों से देखा था। एक तो डायरेक्ट एक्सेस है, अरे का कोई भी इंडेक्स दो आप, लेट्स से मैं 2 पे रखवाना चाहता हूँ और कोई भी वैल्यू रखवा दो, तो सेकंड इंडेक्स पे 10 वैल्यू रखी जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हो उसी वक्त भी आप कर सकते हो। लेट्स से मैं 4 एलिमेंट्स की अरे बना रहा हूँ, तो मैं ब्रैकेट लगा के कामा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इनिशियलाइजर दे सकता हूँ। पहले इंडेक्स में 1 आ जाए, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे पे 4।
तो जब ये एग्जीक्यूट होगी 4 एलिमेंट्स की अरे बन जाएगी। पहले में वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 वैल्यू। ये भी हम चीज देख चुके हैं। इस तरह भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। लूप के साथ भी किया जा सकता है। अगर आपने एक दफा बना लिया है, लेट्स से 100 एलिमेंट्स की अरे बना ली है और उस वक्त आपने इसको जो है इनिशियलाइज नहीं किया बनाते वक्त, बाद में आप कर सकते हो। एक लूप चलाओ, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो और लेंथ -1 तक जाए और उसके बाद जो भी वैल्यू रखवाना चाहते हो रखवा सकते हो। ये असल में लूप यूज होती है अरे में 0 वैल्यू रखवाने में, सारे एलिमेंट के लिए अक्सर ये यूज होता है। ये वही चीज मैंने बताई हुई कि इनिशियलाइजेशन आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सेस करने का बिल्कुल तरीका है। अरे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये डायरेक्ट एक्सेस देती है। आप उसके इंडेक्स का एड्रेस दो और उस तक डायरेक्ट पहुंच जाओ, कोई सिक्वेंशियल एक्सेस की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मैंने इस 3 नंबर इंडेक्स पे, यानी कि जैसे 4th बनता है लेकिन इसका नंबर 3 है, 3 नंबर के इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवानी है या रीड करनी है, तो कोई बात नहीं है। अरे का नाम, उसका इंडेक्स, 3 नंबर इंडेक्स पे आप यहाँ पे आगे कोई वैल्यू भी रखवा सकते हो। लेट्स से मैं 10 रखवा रहा हूँ, या रीड भी कर सकते हो। रे ऑफ 3rd इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको आप रीड करके किसी और वेरिएबल एक्स में स्टोर करवा सकते हो। तो इस तरह से एक्सेस की जा सकती है अरेज को, ये हम देख चुके हैं। अरे को ट्रिवर्स करने का क्या मतलब है कि पहले एलिमेंट से लेके सिक्वेंशियली दूसरा, तीसरा, चौथा सारी वैल्यूज रीड करते जाओ अप टू लास्ट एलिमेंट। इसको हम ट्रिवर्सल कहते हैं। और आपको बचा गया होगा कि जैसे हमने इनिशियलाइज करने के लिए लूप यूज की थी, बिल्कुल सेम इसी तरह रे की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक आप लूप का यूज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये हम इस तरह कर सकते हैं। अब मैं कोड नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि कोड नहीं दोहराने, बस लिख दिए कि जो पढ़ना चाहे तो इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टैटिक अरेज और डायनामिक अरेज का है। हाँ जी, क्या डिफरेंस है स्टैटिक अरेज में और डायनामिक अरेज में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जल्दी जल्दी बोलो। सर स्टैटिक एरे वो होगी जिसकी हम लेंथ और साइज, जो साइज होगा उसको फिक्स कर लेते हैं। डायनामिक ठीक ये है, होती है कि हम यूजर से ही इनपुट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम एरे को जनरेट करेंगे, उसकी लेंथ को। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको कंपाइल टाइम पे पता है कि आपने किसी एलिमेंट से कितने डाटा स्टोर करवाना है, यानी कि मैं स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले तो मुझे पता है कि 100 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, उनके मुझे रोल नंबर सेव करवाने हैं, तो कंपाइल टाइम पे मैं 100 साइज की जो है ना अरे ले लूंगा। लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसा मसला आ जाता है कि आपको नहीं पता और आप चाह रहे हो कि यार बाद में जो है ना इसका फैसला हो सके, तो आप उसको डिले कर देते हो बनाने को डायनामिक टाइम, सॉरी रन टाइम तक के लिए। उसको हम कहते हैं डायनामिक अरेज। स्टैटिक अरेज वो होती है जो कंपाइल टाइम पे बन जाती है, मेमोरी भी उनको एलोकेट हो जाती है, और डायनामिक अरेज जो होती है जो रन टाइम पे बनती है। स्टैटिक अरेज आपके हमेशा स्टैक पोर्शन में से मेमोरी लेती हैं, ये हम देख चुके हैं, और जो भी डायनामिक अरे बनेगी वो हीप पोर्शन में से आपकी मेमोरी लेंगे। इसको स्टैटिक अरेज को बनाने के लिए किसी भी ऑपरेटर यानी कि न्यू वगैरह की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये स्टैक पोर्शन में बन रही है। हाँ, डायनामिक अरेज को बनाने के लिए न्यू या एम अलॉग या सी अलॉग जैसे फंक्शन की जरूरत पड़ती है जो कि हीप में मेमोरी एलोकेट करने के काम आते हैं। और एक बात और हमने पढ़ी थी, जो भी चीज आप न्यू ऑपरेटर से बनाओगे उसको लाजमी तौर पे डिलीट ऑपरेटर से फिर आपको डिलीट भी करनी है, वो खुद से डिलीट नहीं होगी। तो ये दो कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक जो बात आपने नहीं पढ़नी है, बेशक स्टैटिक अरे हो बेसिक डायनामिक अरे हो, साइज उसका फिक्स हो जाता है। एक दफा आपने बना दिया कि मैंने 10 एलिमेंट की अरे बनानी है, बेशक वो स्टैटिकली आप बना रहे हो बेशक डायनामिकली बना रहे हो, उसके साइज को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि मतलब उसी अरे के साइज को बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ा सकते? लेट्स से कि मैंने 5 की अरे बनाई, बेशक डायनामिकली बनाई, लो जी इसमें कोई वैल्यू रख दी मैंने। अब मुझे जरूरत पेश हुई कि यार नहीं, 2 वैल्यूज मैंने और स्टोर करवानी है। तो एक जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। तो मैं क्या गारंटी से कह सकता हूँ कि इससे आगे वाले जो बाइट्स हैं वो किसी और प्रोग्राम के किसी और वेरिएबल ने किसी और अरे ने नहीं घेरे हुए? मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम अरे की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बनाने को तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, इनको लिंक भी करवा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे किसी और चीज का डाटा पड़ा हो। तो इसीलिए जब भी अरे बनाओगे एक दफा उसका साइज फिक्स हो गया फिर वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपने उसको साइज लाजमी इंक्रीज करना है, उससे कुछ और फंक्शन है, वो हम अरेज एडीटी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शायद यहीं पे भी आ जाए। अच्छा, ये स्टैटिक और डायनामिक मैंने कुछ जी जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अरेज में इंसर्शन एंड डिलीशन फिर कैसे होती है जब हम कुछ नया ऐड ही नहीं कर सकते या डिलीट भी नहीं कर सकते? सारा कुछ देखोगे आप, सिर्फ 2 मिनट सब्र कर जाओ। अरेज एडीटी में आपने सारा कुछ यही देखना है।
सर भी जी इसका अब मतलब वो जो बनाते साइज उसके बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट ना डाटा बिल्कुल टाइप में। हर जगह आप ये देखोगे। अच्छा ये देखो, ये स्टैटिक अरे तो बिल्कुल आसान है, डायनामिक अरे हमेशा न्यू पॉइंट से बनाओगे। और हम मैंने बताया हुआ कि जब भी न्यू ऑपरेटर यूज होगा ही में मेमोरी बनेगी और ये रिटर्न करेगा आपको एक एड्रेस, और इस एड्रेस को कैच करने के लिए आप हमेशा एक पॉइंटर बनाओगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई कि इस तरह जो है ना एक पॉइंटर बन जाएगा, और पॉइंटर हमेशा आपका स्टैक में बनेगा। हाँ वो पॉइंट जो है ना वो इस मेमोरी को कर रहा होगा जो हीप में बनी हुई। ये हमने बहुत डिटेल में चीजें देख चुके हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से ओवर भी कर रहा हूँ। सर एक चीज फर्स्ट पूछनी थी एलिमेंट जी आउट करेगा फर्स्ट एलिमेंट। सर। हम एक नई एरे बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर ए फॉर एग्जांपल। ठीक तो है उसकी लेंथ की जगह पे हम एक वेरिएबल रख देते हैं, ठीक है वो यूजर से इनपुट लेंगे। अब ठीक इसमें है। तो हमने न्यू का कीवर्ड नहीं यूज किया, तो क्या अब ये हीप में बनेगा कि स्टैक में बनेगा, और ये डायनामिक ये होगा कि स्टैटिक होगा? स्टैटिक होगा। बट सर इसकी लेंथ तो हमें नहीं पता, वो तो हम यूजर से ही ले रहे हैं। बेशक हो, लेकिन आपने वो जो जिस एन में आप रखवा रहे हो ना, वो चीज जो है ना आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है कि मेमोरी में पड़ी होगी। देखो जी अगर ठीक कंपाइल कोई ठीक टाइम है। पे कर हाँ न्यू की कीवर्ड से नहीं बन रही ना कोई भी चीज, वो स्टैटिकली है। जैसे मैंने बताया था ना कंस्ट्रक्टर के बारे में, आप 100% श्योर हो जाओ कि ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो इस बात पे भी 100% श्योर से किसी की इस बात पे बिल्कुल नहीं फंसना। क्या आप एन रखवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सारी स्टैटिकली बनती हैं। अगर न्यू कीवर्ड आया तो फिर ही सिर्फ आप हीप को एक्सेस कर सकते हो, और हीप को एक्सेस करने का तरीका भी सिर्फ पॉइंटर्स है आपके पास। पॉइंटर भी आप लाजमी बनाओगे, और कोई तरीका नहीं है। बेशक आप बंदा कह दे कि एन रख दिया आपने, बाद में यूजर्स इनपुट ले लिए, वो एन जो आपने रखा हुआ था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, स्टैक में डिसाइड हो चुका था। क्यों देखे, जी मेमोरी तो ठीक कभी हो भी गया सर। मेमोरी तो आपको तब मिलती है ना जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। पहले तो आप सिर्फ डिसाइड कर रहे होते हो ना, इतनी जगह बनेगी यहाँ पे मिलेगी, इतनी जगह बनेगी यहाँ पे मिलेगी। अच्छा ये देख लो जी, वो जो बात बंदा पूछ रहा था वो आ भी गया, बल्कि मैंने लिखा भी होगा इस चीज को। हाउ टू इंक्रीज अरे साइज। चलो जी, आपने 5 एलिमेंट्स की अरे बनाई थी, अब आपने इसमें कोई 3-4 एलिमेंट और ऐड करने हैं यहाँ पे। तो कैसे करोगे? वजह तो मैंने बता दी है कि इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार ये है कि लेट से आपने 5 एलिमेंट और अरे ऐड करने हैं ना, तो आप हीप में रन टाइम पे 10 एलिमेंट की अरे बनाओगे। और लेट से कि पहले मैंने बनाई थी उसको पी पॉइंट कर रहा था, मैं इसको कह देता हूँ क्यू पॉइंट कर रहा है। एक काम तो आप ये करोगे कि जितने आपको रिक्वायर्ड साइज होगा उसकी बिल्कुल न्यू अरे बनेगी। पुरानी अरे को आप नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उसका। एक पहला स्टेप, सर नई अभी अरे तो बनाओ। स्टैटिक और और इसका डायनामिक अरे शो हो रही है। क्या हो रही है? अभी तक स्टैटिक और डायनामिक अरे वाली जो है ना स्लाइड शो हो रही है। अच्छा मैं इसको चेंज करता हूँ। हुई है? नहीं सर। बाकियों को भी नहीं हो हो रही रही है है? फोटो। हाउ टू करे? उनके नेट का इशू है सर। अच्छा चलो, तो देखो जी मैंने ये एक बात तो 100% श्योरिटी होगी ना, मैं जो एक दफा साइज फिक्स हो गया उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बहुत मजबूरी बन गई है कि मैंने यार उसमें नया डाटा ऐड करवाना है। नई अरे बनाओगे, जितना रिक्वायर्ड साइज होगा वो एक काम। दूसरा काम क्या करोगे? पुरानी अरे को मेंबर बाय मेंबर कॉपी करोगे। 2 को इसमें, 4 को इसमें, 6 को इसमें, 8 को इसमें, और 10 को इसमें। पुराने वाला डाटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो नई वैल्यूज आपने इंटर करवानी है वो आप करवा सकते हो, आपके पास जगह बच गई है। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि पहले जो अरे थी उसको आप एक्सेस कर रहे थे पी पॉइंटर के साथ, और सारे प्रोग्राम में आपने पी यूज किया हुआ था। लेकिन अब आपने नई अरे बनाई है, उसको पॉइंट कर रहा है क्यू, उसका एड्रेस आपने स्टोर करवाया क्यू में। यानी कि 2 काम तो मेरे हो गए, अरे भी बन गई, पुराना डाटा भी कॉपी हो गया, नया डाटा भी रखवा दिया। लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि उसी चीज से एक्सेस करूं, मैं उसी पॉइंटर के साथ एक्सेस करूं। जी तीसरा काम आपने यही करना है कि जिस अरे को पी पॉइंट कर रहा था, ये वाली छोटी अरे, इस अरे को करोगे पहले आप डिलीट। कैसे करोगे? डिलीट का कीवर्ड लगाओगे, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाओगे, और पी लिख दोगे। इससे क्या होगा? जिस पॉइंटर को, जिस अरे को पी पॉइंट कर रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप कह दोगे कि P इज इक्वल टू क्यू, यानी कि Q जिसको पॉइंट कर रहा है आप P भी उसी को पॉइंट करें। तो ये जो लास्ट इलस्ट्रेशन जिसको मैं आप
इंसर्कल कर रहा हूं, इसमें यही काम हो रहा है कि आप पी को भी उसी अरे को पॉइंट करवा रहे हो जिसको क्यू कर रहा है। तो आप एक ही अरे को दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि क्यू को मैंने हटाना है तो क्यू में आप सिंपल नल रखवा दो। तो ये काम आपने याद रखनी है। नई अरे बनाओगे, पहला काम। पुरानी अरे का सारा डाटा कॉपी करोगे, दूसरा काम। पुरानी अरे को डिलीट करोगे, उसकी मेमोरी फ्री करोगे, तीसरा काम। और चौथा काम, पी पॉइंटर को भी उसी अरे पे पॉइंट करो जो आपने नई बनाई है। ये 4 काम होंगे आपने अगर अरे का साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये एक दफा सर पूछा जा इसमें चुका है जी। सर जो पुरानी एरे थी वो हीप में बनी हुई जी थी जो डिलीट की है हमने। देखो ना, पी पॉइंट कर रहा है उसको। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि हम डिलीट हम्म, तो वहां पे यूज करते हैं ना जब हम कोई हीप में कोई चीज बनाते हैं। बिल्कुल। सर फॉर एग्जांपल सर स्टैटिक तो बनी हुई है सर पहले ये वाली, जो है फिर हीप में तो थी नहीं, ये तो स्टैक में थी। ये यार डेटा आप कॉपी करवाओगे, एक लूप लगाओगे। लूप में आप क्या करोगे कि क्यू ऑफ 0 में पी ऑफ 0 रखवा रहे थे कि क्यू के जो पहला इंडेक्स है उस पर पी वाला पहला इंडेक्स आ जाए। तो पी नहीं होगा तो कोई अरे का नाम होगा, लेट से ए है, ए इंडेक्स आ जाएगा। तो इसमें क्या इतना बड़ा मसला है, डेटा ही तो कॉपी कर रहे हो। ठीक है, सर या नहीं समझ आई? डेटा कॉपी जी तो जी, बगैर पॉइंटर के भी हो सकता है। हाँ जी हो सकता है। अगर स्टैटिकली अरे है तो उसमें पॉइंटर नहीं होगा, आप सिर्फ अरे का नाम दो और उसका सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर में उसका इंडेक्स दो। अब ये ए अरे का तो 0 सर इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी हो क्यू ऑफ 0 में रखवा देगा। सर पुरानी एरे को कैसे डिलीट करेंगे सर, फिर अगर स्टैटिक एरे बनी हो तो? स्टैटिक को आप नहीं कर सकते ना, ये तो मैंने इसलिए तो मैंने यहाँ पे डायनेमिकली बनाई थी और इसी को मैंने डिलीट किया। स्टैटिक अरे का तो मसला ही नहीं है ना, जैसे प्रोग्राम एंड होगा वो अपने अपने आप एंड हो जाएगी। मसला डायनामिक का होता है, आपका प्रोग्राम एंड भी हो गया तो वो जो मेमोरी थी वो मेमोरी लीक हो गई, वो किसी और प्रोग्राम को भी नहीं मिल सकती, वो ऑक्युपाई होकर पड़ी रहेगी जब तक आप प्रोग्राम सॉरी कंप्यूटर को रिस्टार्ट नहीं करते। तो स्टैटिक का तो हमें रोला है ही नहीं ना, हमने तो उसको डिलीट करना ही नहीं है, वो तो प्रोग्राम के साथ खुद ही हो जाती है। कभी भी आप नहीं करते, हमेशा आप डायनामिकली बनी हुई चीजों को डिलीट करते हो, क्योंकि मसला उनका होता है उससे, वो क्योंकि जगह घेर रही होती है हीप। तो सर स्टैटिक को इंक्रीज नहीं कर सकते, मतलब डायनेमिक को इंक्रीज करेंगे जो पहले वाली बनी होगी? इंक्रीज तो किसी को भी नहीं कर सकते आप, बेशक स्टैटिक है बेशक डायनेमिक है। एक दफा रे का साइज फिक्स हो गया उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। हाँ कुछ ट्रिक्स हैं जिनमें से एक मैंने आपको बताया है। जी ठीक है सर, ठीक है। देखो डेटा कॉपी कर रहे हो, स्टैटिक में से कर रहे हो, डायनेमिक्स में से कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी देखो, 2 डायमेंशनल अरे क्या चीज है? हाँ जी, कौन बताएगा क्या है 2 डायमेंशनल अरे? सर हमारे पास जो रो मैट्रिसेस हैं ये। सर इससे पहले प्लीज ये कि हमने जो आपने अभी प्रीवियस मेथड बताया उसमें तो हमने बिल्कुल लास्ट में डेटा एंटर कर दिया। अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा डिलीट करना है या डेटा इंसर्ट करना है तो क्या इशू होगा, मतलब तो उसका थोड़ा सिनेरियो कैसे सबर बनेगा? थोड़ा सबर कर लें, सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। अगर आपको ज्यादा है तो मैं ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। एक ये मिनट, वो ऑप्शन में 2D समझा कि शायद वो आपने एक नहीं बताया। मिनट, अभी दिखा देता हूँ। ये जो आपने अगला टॉपिक पढ़ना है ना, अरेज एंड एडिटी, इसमें सारे यही फंक्शन है जो आप पूछ रहे हो। पेंड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, अच्छा इंसर्ट किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कैसे करना है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से रे को डिलीट कैसे, एलिमेंट को डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीज इसमें मौजूद है। ये बस थोड़ा सा लोड होते हुए टाइम ले रही है, लेकिन ये आप साइड पे देख भी सकते हो, जहाँ पे मैं लेके गया हूँ। ये सारी चीजें हुई पड़ी हैं, मैंने तैयार की हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट कर लो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। जी मैं बस कंफ्यूज सर इस चीज से हो रहा था जस्ट जब आपने ये कहा कि अरे का साइज जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है और वो चेंज नहीं हो सकता, तो हाँ ये इसका साइज नहीं चेंज हो समझ में आ रही। सकता। अभी आप थोड़ी सी देर में इसको देख लोगे। चलिए जी, अब 2D अरेज को देखते हैं। 2 डायमेंशनल अरेज जो है ना, कभी कभार हमारे पास जरूरत, अच्छा
ऐसे हो जाती है कि हमने जो है ना कोई डाटा लेट से टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना है, तो सिंगल डायमेंशन अरे से में नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमने देखी कि वो इस फॉर्म में होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार रोज भी हों और कॉलम्स भी हों, तो इस तरह का डाटा मेरे पास आ जाता है। उसके लिए मुझे मल्टी डायमेंशनल अरे यूज करनी पड़ती हैं। मुझे वो सी या C++ इस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसको आप मल्टी डायमेंशनली सेव कर जाते हो, रोज या कॉलम्स की फॉर्म में, किसी भी तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो आप कर सकते हो। तो उनमें से जो पहली है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे हैं, यानी कि दो डायमेंशन होगी। पहले सिर्फ हमारे पास इस तरह थी, तो अब इस तरह की अरे लगा लो कि आप एक अरे है, उसी के ऊपर एक और अरे स्टैक हुई है, फिर उसके ऊपर एक और अरे स्टैक हुई है। इस तरह आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी। तो इसको हम कहते हैं कि 2 डायमेंशनल अरे। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखो। इसके पहले तो डिक्लेरेशन का तरीका देख लो। लेट से पहले कोई डेटा टाइप आएगी, इस अरे का नाम लेट से अरे। तो अब आगे क्या करते थे कि सिर्फ अरे का साइज देते थे लेट से 3, तो 3 इंटीजर टाइप्स के जो एलिमेंट्स इकट्ठे होकर आपको अरे बना के दे देते। तो इसमें आप 2 इंडेक्स दोगे। पहला इंडेक्स जो होगा वो रोज के लिए होगा कि आप चाहते हो कि आपकी जो अरे बने उसमें कितनी रोज हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 रोज हो, तो पहले सबस्क्रिप्ट में मैं रोज की तादाद दूंगा और दूसरे सबस्क्रिप्ट में मैं कॉलम्स की तादाद दूंगा। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मेरे पास 1 2 3 4 1 सॉरी ये 3 रोज बनेंगी और 4 कॉलम्स। तो लास्ट को स्किप कर देना। इस तरह का डाटा मेरे पास बन जाएगा, इसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। टेबल लगा लो 3/4 का टेबल। तो इस तरह बिल्कुल नीचे देखें इंट x, तो x नाम की एक 2 डायमेंशनल अरे बनेगी, 10 रोज होंगी और 20 उसमें कॉलम्स होंगे। इस तरह का क्या बना सकते हो 2 डायमेंशनल अरे। अच्छा, इसके डिक्लेरेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको बनाने के इनिशियलाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं। देखो, पहले तो नॉर्मल डिक्लेरेशन है जैसे अभी हमने पढ़ी है, सिंपल। उसके बाद हम एक देखेंगे, हम अरे ऑफ पॉइंटर्स के साथ भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे ऑफ पॉइंटर्स के साथ हम 2 डायमेंशनल अरे को बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल अरे को भी बना सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे डबल पॉइंटर के साथ भी हम 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें वैल्यू रखवा सकते हैं। हम बारी बारी देखते हैं। तो ये नॉर्मल डिक्लेरेशन है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि सिंपल आप अरे का नाम दोगे, रोज की तादाद दोगे और कॉलम्स की तादाद दोगे। तो उससे क्या होगा, इस तरह का आपके पास डाटा बन जाएगा जैसे बना हुआ। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है, आप विजुअलाइज करने के लिए ये ऐसे होगा, लेकिन एक्चुअली जो है ना ये एक कंटीन्यूअस मेमोरी होगी और बिल्कुल सिक्वेंशियली होगी। यानी कि इस तरह स्टार्ट होगी, आपको टोटल 12 एलिमेंट जो है ना इसमें मिलेंगे। तो कंपाइलर के लिए बिल्कुल सिंगल डायमेंशनल अरे ही होती है, जैसे सिंगल डायमेंशनल अरे होती है। कोई 2 डायमेंशनल वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि विजुअलाइज करने के लिए आपके लिए जरूरी होती है, लेकिन जो कंपाइलर इसको देखता है वो एक सिंगल अरे की सूरत में देखता है। लेकिन इसमें हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम किसी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं 2 इंडाइसेस देके। तो ये लेट्स से कि फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्योंकि 2 बाइट्स ले रहा है, मैंने अज्यूम किया हुआ है कि मेरे कंप्यूटर में जो है ना 2 बाइट्स इंटीजर एक जगह लेता है। तो 101 और 102 बाइट्स इस इंडेक्स इस एलिमेंट का होगा, 103 और 104 इसका, इस तरह इसका अगला, इसका अगला। तो देखो इसके आगे जो मेमोरी में जगह होगी वो 109 और 10 होगी। तो बेशक आप इसको यहाँ लिख लो, कंपाइलर के लिए सेम चीज है, लेकिन आप विजुअलाइज करने में आप यहाँ पे लिख सकते हो 109 और 10, 11, 12 इस तरह करते करते 124 तक मेरे पास जो है ना इस चीज से जगह एलिमेंट हो जाएगी। 12 एलिमेंट जो है ना इंटीजर टाइप के वो मेमोरी में मुझे मिल जाएंगे। तो ये बात याद रखनी है कि कंपाइलर की नजर में कोई डायमेंशन नहीं है, वो आपको एक सिंगल अरे एलोकेट करता है। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हो कि लेट्स से मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो सिंगल अरे में आप क्या करते थे 0 1 2 3 4 5 6, आप ए ऑफ 6 लिखते तो आप इस इंडेक्स इस एलिमेंट तक पहुंच सकते थे। लेकिन जब 2 डायमेंशनली आप किसी चीज को डिक्लेयर कर देते हो तो आप 2 इंडेक्स उसको यूज करके कर सकते हो। तो ये देखो कौन सी रो में है, 0 1 1 रो में है, और कौन से कॉलम में 1 2 1 2। इस तरह आप लिखोगे तो कंपाइलर के लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे ए ऑफ 6 था, तो कंपाइलर डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ये आम तरीका है जो आप अक्सर पढ़ते हो और देखते भी हो। 2 डायमेंशनल अरे बनाने का ये तरीका है, रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद दो, वो आपको एक बॉक्स बना के रिटर्न कर देता है। लेकिन रियलिटी मैंने बता दिया है कि लीनियरली इनिशियल एलोकेट होगी मेमोरी जब भी आप मेमोरी में इसको देखोगे। तो ये इसकी 2 डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन है पहला तरीके से। अच्छा, इनिशियलाइज कैसे करना है इसको जी? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप
अभी मैंने बताया था कि AR3 और 4 दिया, उसमें कोई भी वैल्यू रखवा दो, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस करके कोई भी वैल्यू रखवा सकते हो। अरे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अपने हर एलिमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है, आपको सिक्वेंशली होके नहीं आना पड़ता, डायरेक्ट उस इंडेक्स दो, उसकी जगह पहुंच सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो तरीका यही हो गया कि लेट्स से मैंने सेकंड रो में थर्ड कॉलम में कोई वैल्यू रखवानी है, तो मैं 2 और 3 दूंगा और वहां तक कोई भी वैल्यू रखवा सकता हूँ। तो ये लेट्स से मैंने 6 रखवा दी उसमें, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी अरे को ट्रेवर्स कर सकते, सॉरी अरे को ट्रेवर्स कर सकते हो। और उसका क्या तरीका है? लूप। सिंगल अरे है, सिंगल डायमेंशनल अरे है तो सिंगल लूप, 2 डायमेंशनल अरे है तो आप टू अरे लूप लगा के उस अरे के किसी भी एलिमेंट को आप ट्रेवर्स कर सकते हो। उसका भी तरीका देख लेते हैं। नहीं बनाया तो 2 आप लूप लगा सकते हो, पहली होगी रोज के लिए और दूसरी आप लगा लोगे वो होगी कॉलम्स के लिए। 0 0 से स्टार्ट कर लो, तो पहले लेट्स से आई ऑफ ए ऑफ, यहाँ पे आप जे लिखोगे तो 0 0 यानी कि 0 रो और 0 कॉलम, पहला नेक्स्ट 0 रो सेकंड कॉलम। इस तरह करके आप जो है ना आगे इनहांस करते रहते हो। कोड में हम नहीं जाते क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि कोड नहीं करना। तो ये वही तरीका लिखा हुआ है कि 2 तरीके हैं, ये तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो या डबल लूप लगा के आप उसको कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका था ये वाला जो हम पहले देखते आए हैं। आज जो हम नए तरीका देखेंगे वो है यूजिंग अरे ऑफ पॉइंटर्स। हाँ जी, किसी उसके बारे में पता है कि अरे ऑफ पॉइंटर्स बना के हम 2 डायमेंशनल अरे को कैसे बना सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो बताए। हाँ जी बताए। सर पॉइंटर भी हम इस तरह का ही बना लेंगे, किस तरह का? डबल इंडेक्स वाला। अच्छा देखो, मैं क्या करने लगा हूं, मैं जो है ना हीप में एक अरे बनाने लगा हूं। न्यू पॉइंटर न्यू ऑपरेटर मैंने लगाया और 4 एलिमेंट की अरे बना ली। अच्छा, दूसरा काम मैंने किया, एक और अरे बना ली मैंने 4 एलिमेंट की, और फिर एक और बना ली। तो 3 अरेज मैंने टोटल बना ली। अब मुझे कितने पॉइंटर चाहिए इनको होल्ड करने के लिए? 3 3 पॉइंटर पॉइंटर चाहिए। सर। तो मेरे 3 पॉइंटर चाहिए। एक पी बनाया मैंने, एक क्यू बनाया, एक आर बनाया। तो पी पॉइंटर पहले वाली को होल्ड पॉइंट कर रहा है, क्यू सेकंड वाली को, और आर थर्ड वाली को। तो इसमें आप एक चीज देखो, एक तो अरेज बन रही हैं 3, यानी कि मल्टीपल अरेज बन रही हैं, दूसरी तरफ पॉइंटर्स भी मल्टीपल बन रहे हैं। तो जब आपको मल्टीपल चीजें बनानी हो, एक तो तरीका ये है कि आप सिंगल सिंगल बारी बारी बना लो जैसे वेरिएबल बनाते हो, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसकी अरेज बना लो। तो पॉइंटर मेरे पास 4 5 6 काफी सारे मैंने बनाने हैं, तो मैं पॉइंटर्स की अरे बना लूंगा। और जब भी आप पॉइंटर्स की अरे बनाओगे तो वो स्टैक में बनेगी, याद रखना, क्योंकि इसको कंपाइल टाइम पे आप डिसाइड करोगे। लेकिन ये जो अरेज बनेंगी ये बनेंगी हीप में। तो ये ऐसा तरीका है जिसमें से इन अरेज का कुछ पोर्शन स्टैक मेमोरी में होगा और कुछ पोर्शन हीप मेमोरी में होगा। जो आपने इससे पहले देखा था उसमें सारे का सारा पोर्शन स्टैक मेमोरी में। ये मिक्सचर है दोनों का, कुछ स्टैक में पोर्शन है और कुछ हीप में है। स्टैक में पोर्शन कौन सा है? ये अरे ऑफ पॉइंटर्स। और हीप पे कौन सा है? ये टोटल अरेज। तो बस, तो पहला पॉइंटर मैंने अरे बनाई, पहले अरे को करने लगी, दूसरे जो पॉइंटर्स की अरे है इसमें दूसरा एलिमेंट है, दूसरे अरे को पॉइंट करेगा, और तीसरा जो एलिमेंट है वो तीसरे अरे को। इस तरह जितनी आप मर्जी अरेज बनाते रहो और नीचे जो है उसी हिसाब से जितने मर्जी पॉइंटर्स बनाते रहो, उनको पॉइंट करवाते रहो। तो ये दूसरा तरीका है मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने का। तो इसको हम देख लेते हैं। देखो, अच्छा जी, ये देखो इस तरह ये काम होगा। पहले आप जैसे आप इस तरह करके अरे बनाते थे, इंट ए 3, तो 3 साइज की अरे बन जाती थी। अब आपने पॉइंटर्स की बनानी है, इससे पहले सिर्फ स्टार लगा दोगे, तो पहले जब भी एग्जीक्यूट होगी तो 3 पॉइंटर्स का अरे बन जाएगा 0 1 2, और उसका नाम ए होगा। उसके बाद पहली स्टेटमेंट चलेगी, हीप में अरे बन जाएगी 4 साइज की। दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, अगेन एक बन जाएगी 4 साइज की। तीसरी चलेगी, अगेन एक बन जाएगी। अब देखो, जब भी हीप में अरे बनती है वो एक एड्रेस रिटर्न करती है, तो हम इसको एड्रेस भी साथ साथ स्टोर करवा रहे हैं। पहली अरे का एड्रेस में स्टोर करवा रहा हूँ ए ऑफ 0, यानी कि जो ये पॉइंटर्स की अरे है इसके इंडेक्स 0 पर लो जी, इस तरह होंगे। दूसरे का मैं करवा रहा हूँ 1 वाले पे, इसने इसको पॉइंट कर दिया। तीसरे का मैं करवा रहा हूँ 2 वाले पे, इसने इसको पॉइंट कर दिया। तो ये वही चीज नहीं बन गई जो हमने पहले बनाई थी, बस बीच में पॉइंटर्स है। अगर इनको इकट्ठा करके लिखो तो आप 2 डायमेंशनल अरे ही इसको देख सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है 2 डायमेंशनल अरे बनाने का। अच्छा, इसमें जो आपने वैल्यूज वगैरह रखवानी है वो कैसे रखवाओगे? वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसा था। लेट्स से कि आप चाहते हो कि यार दूसरी अरे जो है ना उसके
सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे मैं कोई चीज रखवाऊं, बिल्कुल इसी तरह है जी। पहले आप देखोगे कौन सा पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, इसको कर रहा है 1 वाला, उस पॉइंटर का नाम कौन से इंडेक्स पे रखवाना है, 0 1 1। इस तरह आप लिखोगे, उस पर जो चीज मर्जी रखवा दो, ठीक है। जी ठीक है सर। जी, जी सर। बिल्कुल उसी तरह है, बस हमने बीच में पॉइंटर एक नया एडिशन कर दिया। इसको थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो गया, इसको हम रन टाइम पे जो है ना इन्हांस कर सकते हैं। अगर हमें स्टैटिकली नहीं पता कि हमने मल्टी डायमेंशन रे तो बनानी है, लेकिन कितने साइज की बनानी है, तो वो हम इसको इसलिए मकसद के लिए लाए गए थे। अच्छा, अब जो तीसरा तरीका है मेरे पास, वो है डबल पॉइंटर्स के साथ। पहले तो ये बताओ डबल पॉइंटर क्या होता है, या पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है? सर डबल पॉइंटर ये होता है जो पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है सर। अच्छा, तो हमें क्या फायदा होता है? हम उसका पॉइंट सर क्यों स्टोर करवाएंगे? वही सर मल्टीपल उसके लिए सर, जैसे आपने बताया जो एरर्स हैं सर उसके लिए। अच्छा देखो मेरे पास, देखो अभी तो मुझे पता था ना मैंने कितनी अरेज बनानी है। मैं कह रहा था कि 3 अरेज बनानी है, लेकिन ये नहीं पता था उनका साइज क्या होगा। तो लेकिन मुझे ये तो पता था 3 बनानी है, तो मैंने 3 पॉइंटर पहले बना के रख लिए स्टैक में। हाँ, जितने साइज की बनानी थी वो मैंने रन टाइम पे डिसाइड कर लिया। लेकिन अब मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितनी अरेज की जरूरत होगी। तो मेरे लिए फिर मजबूरी ये है कि ये पॉइंटर्स जितने बनाने हैं ये भी मुझे हीप मेमोरी में, यानी कि रन टाइम पे बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जो है ना पॉइंटर्स रन टाइम पे बना सकते हो, लेकिन आप ये जो पॉइंटर्स हैं बजाते खुद एक अरे है, ये जितने भी हैं इनका एड्रेस भी तो आपने किसी पॉइंटर में रखवाना है ना। ये किसी और में रखवा सकते हो किसी एड्रेस? आइए समझ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं आई समझ। अच्छा देखो, पहले में मैंने कहा था कि मैंने 3 अरेज बनानी है, तो पहले ही मैंने जो है ना कंपाइल टाइम पे 3 पॉइंटर्स की अरे बना ली थी, 0 1 2। तो एक चीज मुझे तय थी कि मैंने 3 अरेज बनानी है, या आप कह लो कि 3 रोज वाली अरे बनानी है, अब इस तरह कह लो। तो ठीक है, लेकिन साइज कितना था वो मुझे पता नहीं था। हो सकता है कि 4 कॉलम हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये मुझे पता नहीं था। ये मैं रन टाइम पे देख लिया कितने चाहिए। लेट से मुझे 8 वाली चाहिए थी, तो मैंने 8 वाली रन टाइम पे बना ली। लेकिन बनाई तो 3 रोज वाली ना, ये 3 ही अरेज बनाई ना, क्योंकि उस पे ये तो मुझे कंफर्म था कि 3 ही बनानी है। तो इस तरह मेरा काम चल गया था। अब मसला ये है कि मुझे एक तो ये भी नहीं पता कि रोज टोटल कितनी बनानी है, और ना ये पता है कि उनका साइज क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि जो पॉइंटर्स में पहले कंपाइल टाइम पे बना रहा था ना, इसको भी मैं रन टाइम पे ही बनाऊंगा। क्योंकि अगर 3 रोज बनानी हुई तो 3 पॉइंटर्स बना लूंगा, 4 रोज बनानी हुई तो 4 पॉइंटर्स, 10 बनानी हुई तो 10। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों चीजें मैंने रेफर कर दी रन टाइम तक के लिए, बस यही किया मैंने। लेकिन जैसे हमने पहले पॉइंटर बनाया था कि हमने जो भी हीप में मेमोरी बनानी है उसको एड्रेस तो रिटर्न करेगी वो, हम किसी ना किसी पॉइंटर में रखवाएंगे, तो वही काम कर रहे हैं। पहले वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न होता था या अरे का होता था, तो उसको हम एक सिंपल पॉइंटर में रखवा लेते थे। अभी भी एड्रेस ही रिटर्न हो रहा है, लेकिन जिसका एड्रेस रिटर्न हो रहा है वो बजाते खुद पॉइंटर है। तो बस यही होता है कि पॉइंटर टू पॉइंटर, कि ये पॉइंटर है। पहले तो ये किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब ये एक पॉइंटर्स को ही पॉइंट कर रहा है, ऐसे मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जहां पॉइंटर्स ही पड़े हैं। तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया। सर जो डबल पॉइंटर वो सब स्टैक में बनेगा, ऐसे ही है? जी, ये वाला जो पहला पहला होगा ये स्टैक में बनेगा, बाकी सारी चीजें जो है ये हीप में बनेंगी। जी सर। आप ये देखो इस तरह का स्कीम बनी है ये। जी सर, तो पहला ये पॉइंटर तो हम पहले डिक्लेयर कर देंगे ना। वो तो करेंगे ना, एक तो मुझे सिरा तो चाहिए ना, मैं पॉइंटर्स का, अगले पॉइंटर्स का भी एड्रेस तो मैंने बिल्कुल होल्ड सर। करना है ना किसी में। तो ये जो मैंने इन सर्कल किया है ये भी हीप में बनेगा कि कितनी रोज बनानी है, इसका मतलब ये है। और दूसरा मैंने सर्कल किया है कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, ये भी मैंने रन टाइम पे डिसाइड करना है। जी और सर। ये जो पहले वाला है जो इन सबका एड्रेस होल्ड करेगा, ये स्टैक में बनेगा, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुका है कि एक एड्रेस तो मुझे चाहिए चाहिए। बस ये तो पॉइंटर टू पॉइंटर, जबकि ये भी पॉइंटर है कि जिसको पॉइंट कर रहा है वो सारे के सारे पॉइंटर्स हैं, तो इसको कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंट या डबल पॉइंटर इसको जी बोलते हैं। तो ये आप देख लो, इसके लिखने का तरीका ये है, पहले आप सिंगल स्टार मार्क लगाते थे, अब आप डबल स्टार मार्क लगाओगे।
कंपाइलर को बताओगे कि इसमें जो एड्रेस आएगा वो एक ऐसी जगह का होगा जहां और भी पॉइंटर्स पड़े होंगे। तो पहली स्टेटमेंट चलेगी तो ये चीज बन जाएगी, एक पॉइंटर बन जाएगा, उसका एक पॉइंटर होगा, लेकिन अभी वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। जब ये सेकंड स्टेटमेंट चलेगी, न्यू हीप में मेमोरी बना दो, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, कितनी, 3, लेकिन स्टार मार्क, पॉइंटर्स बनाने हैं, 3 पॉइंटर्स बनाने हैं, हीप में बनाने हैं, ठीक है जी, 0 1 1 के। और जब भी न्यू ऑपरेटर यूज होगा एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और वो एड्रेस मैंने रखवा दिया ए में, इस ए में। तो देखो अब ये मैं अब दूसरी स्टेटमेंट के बाद ये काम होगा, ये हीप पोर्शन है। हीप में मेमोरी में 3 पॉइंटर बने हैं जिनके इंडेक्स 0 1 2 है, और उसका एड्रेस ए होल्ड कर रहा है। ए होल्ड करेगा बाय डिफॉल्ट पहले का, क्योंकि अरे मैंने बताया हुआ है कि अगर हमें सिरा मिल गया तो बाकी मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 0 इंडेक्स वाले पॉइंटर का एड्रेस होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है जी सर। तो उसके बाद तो वही वाला काम है जो आपने पहले भी किया था, यहाँ पे 3 अरे और बना लो, उनको इनसे पॉइंट करवा दो। यही काम मैंने बाद में किया। देखो एक नई अरे बनाई मैंने, एक और बनाई और एक और बनाई, और इनका एड्रेस A0 में रखवा दिया, इसका पहले का जैसे पहले रखवाया था, इसका A1 में रखवा दिया, और इसका A2 में रखवा दिया। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो 3 तरीके हमने देखा। अगर आपको कंपाइल टाइम भी पता है कि कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, आप जनरल मेथड लगा सकते हो। सेकंड हमने देखा आपको ये पता था कितनी रोज होंगी, लेकिन ये नहीं पता था कितने कॉलम्स होंगे, तो आप डिवाइड कर दो, रोज को पहले डिसाइड कर लो, कॉलम्स को रन टाइम पे कर लो। और तीसरा हमने देखा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि रोज कितनी होंगी, कॉलम्स कितने होंगे, उन दोनों को आप डिले कर दो रन टाइम के लिए, और रन टाइम पे डिसाइड करो, और उसका तरीका है डबल पॉइंटर्स। तो 3 चीजें हमने देखी हैं। तो फाइनल जो आपके पास लुक आएगी वो इस तरह की आएगी, देख लो। स्टैक में पॉइंटर बनेगा ए, और हीप में पहले बनेगा एक अरे, और वो अरे होगी पॉइंटर्स की, उसमें 3 पॉइंटर्स होंगे 1 2 3, और उसके बाद हीप में ही 3 अरेज बनेंगे टोटल 1 2 3, और इनको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहे होंगे, और इन सारे पॉइंटर्स की अरे को बाहर स्टैक में बना हुआ ए पॉइंटर पॉइंट। स्टाइल की समझ आई? जी सर। हाँ, इसको याद रखना है डबल पॉइंटर। ये तो पता है आपको पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं, यूज कहाँ होते हैं ये आपने बताना है, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो, उनको पता चले कि इस बच्चे को पता है। ये तो सारे बता देंगे पॉइंटर टू पॉइंटर है। अच्छा 2D डायमेंशनल अरे को मैंने पहले बता दिया, लूप के थ्रू आप कर सकते हो एक्सेस, डबल लूप लगाओगे पहली रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए, ये हमारा हो गया। अच्छा अब हम शुरू करते हैं अरेज एंड एडीटी। इसमें आप वो सारे ऑपरेशन पढ़ोगे जो आपके जहन में आ रहे थे, सर डिलीट कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑपरेशन जो है वो एडीटी का। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है जी बताओ? सर काफी नहीं है सर आज? काफी है जी। सर ये टाइम हो सर गया मैं काफी। एडिटरी उस दिन नहीं पढ़ सका था आपसे, तो प्लीज वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से पहले मैंने बताई थी डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है? किसी भी डेटा टाइप में 2 चीजें होती हैं, डेटा की रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन और ऑपरेशन। और ऑपरेशन। अब अगर हम इंटीजर के एग्जांपल लें, तो लेट्स से मैं जब भी लिखता हूं इंट एक्स, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि स्टैक पोर्शन में 16 बिट्स रिजर्व कर लिए जाएंगे, और उसका जगह का नाम दे दिया जाएगा एक्स। उसमें से पहली जो बिट है वो साइन बिट होगी, जिसमें साइन आएगा, और बाकी 15 बिट में कोई भी वैल्यू आ सकती है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन है कि डेटा एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट होता है ड्राइविंग के अंदर। और ऑपरेशन कौन कौन से हैं? देखो इंटीजर के ऑपरेशन पहले से डिफाइंड है। प्लस कर सकते हो आप 2 इंटीजर को, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड मॉडुलस ले सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो, डिक्रीमेंट कर सकते हो। ये कुछ ऑपरेशन जो डिफाइन है। ये दोनों चीजें मिलके एक डेटा टाइप को जन्म देती है, एक डेटा की रिप्रेजेंटेशन और उस डेटा पे ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर डेटा टाइप बनाती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्शन से मुराद है कि आपने डिटेल्स को छुपाना है। अभी जैसे मैंने बताया कि आप 3 × 4 लिखोगे, आपको पता है कि इसका जवाब 7 आएगा, लेकिन क्या आपको एक्चुअली जानना है कि यार ये मेमोरी में कैसे हो रहा है? नहीं, आपको क्या जरूरत है? आपको काम हो रहा है कि 3 × 4 करो 7, इसका जवाब मिल गया। तो इस चीज को बोलते हैं कि अगर आपने कुछ डिटेल्स उससे छुपा ली है, उसको बता दिया कि आप इस फंक्शन को, इस ऑपरेटर को कॉल करोगे, उसकी ये आउटपुट आएगी,
हाँ उसकी डिटेल क्या है, उससे वो कोई सरकार नहीं है, तो इस चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, डिटेल्स को छुपा लिया। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप्स हैं जिसमें आपको पता है कि ये डेटा रिप्रेजेंट होगा, ऐसे होगा, और उनपे ये एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, उनकी डिटेल का आपको नहीं पता। जैसे कि हम क्लास बनाते थे, क्लास बनाई हमने, सारी चीजें पैक कर ली, सारी चीजें हमने लिख दी, लेकिन जब हम एक्चुअली मेन में जाते थे हम सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते थे। क्या हमें उस वक्त जानने की जरूरत है? जब मैं किसी को कहता हूँ लेट्स से कि C++ वालों ने आपको बता दिया कि प्रिंट एफ का एक फंक्शन है या सी आउट का एक फंक्शन है, वो आपकी कोई भी आउटपुट, कोई भी लाइन, कोई भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए है। कभी आप जाके लाइब्रेरी में उस चीज को देखा है? नहीं देखा, कभी किसी नहीं भी नहीं सर, देखा, क्यों? नहीं जरूरत ही नहीं, काम जो हो रहा है। तो इस चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो हम देखेंगे अरे को हम एज एब्स्ट्रैक्ट टाइप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम तो डेटा स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। जब हम देखेंगे कि इस पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैम के अंदर। रैम के अंदर रिप्रेजेंट करना हम पहले देख के आ चुके हैं। एक लीनियर अरे बनती है, लीनियर डाटा आइटम्स सारे इकट्ठे होंगे, 2 डायमेंशनल भी होगी, वो भी लीनियर होगी। रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमने देखने उसके ऑपरेशन, कि ऑपरेशन उस पर कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये देखो जी, एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, रिप्रेजेंटेशन और ऑपरेशन, 3 चीजें हैं इसमें। ये एडीटी मैंने सारा बता दिया अगेन, हालांकि मैं पहले बता भी चुका था। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगा उसमें, और सेट ऑफ ऑपरेशन होंगे कौन कौन से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें मैंने बताया था कि अरे बनाते हुए अपने 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो डेटा कौन सा है, दूसरा अरे का साइज क्या होगा, और तीसरा अरे की लेंथ क्या होगी। साइज में और लेंथ में कौन मुझे फर्क बताएगा जो मैंने बताया था? सर जी सर एक तो ये होगा कि हम कितने मैक्सिमम इसमें एलिमेंट्स रख सकते हैं, और एक ये है कि ठीक है, कितने हमने अभी रखे हैं। तो इसमें से कौन सा है और कौन सा है, ये तो बताया नहीं, दाल लगा रहे हो। नहीं सर, वो भी बता देता हूँ। लेंथ जो है आप हमारे पास टोटल लेंथ होगी, और अच्छा साइज वो होगा जो हमने रखे होंगे। नहीं, साइज होगा उसकी नहीं। कैपेसिटी मैक्सिमम उलट उल्टा बता कितने दिया। आ सकते। हाँ उल्ट बता दिया। और लेंथ होगी कि करंटली उसमें कितने हैं। लेट्स से कि 10 की अरे है, उसमें अभी 6 एलिमेंट हैं, तो उसकी लेंथ होगी 6, लेकिन ठीक है उसका सर। साइज होगा 10। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने के बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो ये आगे मैंने लिख भी दिया, देखो जो हम पहले पढ़ चुके थे वहीं से मैंने कॉपी की है, बल्कि ये इमेज है, लिखा हो भी नहीं। अच्छा जी देखो, वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं, अरे को 2 तरीकों से बना सकते हैं, स्टैक में भी बना सकते हैं, हीप में बना सकते हैं। दोनों मैंने बता दिया कैसे बनेगी, अब मैं अगेन नहीं बता रहा क्योंकि अभी 1 मिनट पहले देखिए। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन हमारी टोटल कंप्लीट होगी। ऑपरेशंस हमने देखने कौन कौन से अरेज पे किए जा सकते हैं। पहला ऑपरेशन है डिस्प्ले। जी काफी क्या है, बस करता है करें ये? सर। बस करें। सर आज के लिए बस जी करें सर सर, काफी है। क्या आप शुरू हो गए हैं आज ही पढ़ाने सर? चलो ठीक है, जैसे आप लोगों का दिल है, मैं रिकॉर्डिंग करता जी हूँ। सर आज काफी है। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है सैटरडे का भाई?